आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। पंजाब में फागुन का पीला रंग दिखा भगवंत मान की ओथ सेरेमनी। पंजाब में अमृतसर है और जालंधर भी। दोनों शहरों के बीच जो एरियल डिस्टेंस है वो 75 किलोमीटर है। महाराष्ट्र, जिसे हम 3 ताल में जय मटन राष्ट्र कह चुके हैं, वहाँ काफिया मिलाए 2 शहर हैं, पुणे और ठाणे। फोनेटिक्स ऐसे हैं कि लगता है कि दोनों डंडा लेकर खड़े हैं। इन दोनों शहरों के बीच फ्लाई डिस्टेंस है 75 मील। 1975 वो साल था जब पहली बार क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ और यही वो साल था जब इंदिरा गांधी ने डेमोक्रेसी पर आपातकाल थोपा। इस आफत के कई बरस बाद अब हम आज़ादी के 75वें साल में हैं। आप जब ये सुन रहे हैं, आप में से ज़्यादातर लोग शायद रंग खेल चुके होंगे। रंग खेलना और रंग भरना, इसकी दृश्यात्मकता इतनी सुंदर है कि फिर से चित्रकला का विद्यार्थी होने का मन करने लगता है। ठीक अभी इसी वक्त जब बहुत से 3 तालिये, कोहनी, घुटने और कान के नीचे का रंग छुड़ाने में लगे होंगे, हम छोटी होली के दिन ये बातचीत रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। और शमशाद बेगम भी याद आ रही हैं, छन्नू लाल मिश्र भी याद आ रहे हैं। शुरू करते हैं 3 ताल का 75वां एपिसोड कमलेश ताऊ, पाणिनी बाबा और कुलदीप सरदार के साथ। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। देश का तो अमृत महोत्सव लोग मना ही रहे हैं, लेकिन 3 ताल के अमृत महोत्सव की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ, क्या उसको डायमंड जुबली बोलते हैं ना? जौनो जुबली बोले, हम लोग तो अमृत महोत्सव। समय अमृत बोलने का ही है भाई साहब। हीरक जयंती। और अच्छा, कोई ब्रज की होली बताता है, कोई अवध की होली बताता है। आज 3 ताल 2 शहरों से रिकॉर्ड हो रहा है, एक नोएडा से, फिर नोएडा में भी 2 अलग अलग जगहों से। मैं अभी अलग जगह हूँ और बाबा अलग जगह है, नोएडा में ही। और बाबा अभी बनारस के प्री होली सॉन्ग। अच्छा, आप दिल्ली में कभी नहीं रहे? हाँ, नोएडा तो सबर। बाबा ओखला में है, आप न्यू ओखला में है। हाँ। और मैं न्यू ही हूँ। मैं ओखली में हूँ, आप ओखला में। और बाबा जो है अभी बनारस के प्री होली सौंदर्य का आनंद लेकर के लौटे हैं। इंस्टाग्राम पे आपने एकदम धुआं किया हुआ है बनारस की होली की तस्वीरों से। ताऊ अभी अपने घर देवघर में है, झारखंड में। वी कॉल इट गर्दा। तो पहले ताऊ आप बताइए, आपके उधर क्या होली की क्या तैयारियां चल रही हैं? आज तो छोटी होली है वहां, हम लोग गुरुवार को यहाँ पे छोटी होली नहीं होती, उसको बोलते हैं इधर धुरखेल। धूल, मिट्टी इत्यादि, बिना रंग के होली। आज जो है वो धूल से होली, जो भी मिल जाए उसके साथ होली। और खान पान आज से शुरुआत हो जाता है। कल असली वाली होगी, क्योंकि हम ये थर्सडे को रिकॉर्ड कर रहे हैं, बीफे को, बृहस्पतिवार को, गुरुवार को, वीरवार को। तो होली कल है बड़ी वाली, और बूढ़ी होली हमारे यहाँ होती नहीं। तो बाबा, बनारस में ये जो प्री होली सेलिब्रेशंस हैं ये क्यों होते हैं और कहाँ होते हैं? मतलब ये पहले से कैसे शुरू हो जाते हैं कि कई दिन? केवल मतलब बनारस का मामला नहीं है, अधिकतर जगहों पे ट्रेडिशनल होली जो है वो कई दिन पहले शुरू होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि बसंत पंचमी से रंगोत्सव की एक तरह से शुरुआत की घोषणा हो जाती है, और उस दिन एरेंड का जो गाछ है उसको चौराहे पे गाड़ दिया जाता है, और उसके इर्द गिर्द लकड़ी इकट्ठा करना, उपले इकट्ठा करना, इस तरह की चीजें, पुराना टूटा फूटा लक्कड़, ये सब रखना शुरू हो जाता है। कई जगहों पे होलिका की प्रतिमा भी रखी जाती है उसी में, और शिवरात्रि आते आते तो बहुत सारा काम निपट चुका होता है। नहीं, आप तो अभी मतलब आपके चेहरे पे, माथे पे रंग लगा हुआ है। मैं कह रहा हूँ रंग जो प्री होली रंग है ये हर जगह नहीं। भी रंग का ही मैं बता रहा हूँ। और कुल्लू में जैसे होली शुरू हो चुकी है, मेरे ख्याल से 10-15 दिन हो गए वहां होली होते हुए, है ना। कुमाऊं के कुछ गांव हैं जहां पे 10 दिन से होली चल रही है। वृंदावन में महीने भर से होली चल रही है, और पिछले 10-15 दिन से तो एक्टिव होली चल रही है। उसके पहले फूल वूल वाली चलती रही, अभी एकदम पेलम पेल रंग चल रहा है भाई साहब इस वक्त, है ना।
गचमच मचा हुआ है। अभी रविवार को बनारस में हरिश्चंद्र घाट पे भस्म की होली हुई, लेकिन हरिश्चंद्र घाट को हम थोड़ा हाई कोर्ट टाइप मानते हैं, मणिकर्णिका जो है वो दाह का सुप्रीम कोर्ट है। तो हम वहां कहते हैं ठीक है हरिश्चंद्र परसों परसों मणिकर्णिका आ रहा है, लेट्स गो देयर। मतलब मैहर वाले पहाड़ पे क्यों चले, एवरेस्ट चलते हैं सीधे। तो उस चक्कर में हमने उसको त्याग करके और पूरा ध्यान लगाया रंग भरी एकादशी का। रंग भरी एकादशी का बड़ा अलौकिक आनंद है कि वो कोई रंग खेलने का दिन नहीं है, लेकिन उस दिन बेल के रंग खिला जाता है। बनारस में पक्का महल जो इलाका है, जो विश्वनाथ मंदिर का क्षेत्र है, ये दशाश्वमेध से लेकर के और चौक मैदागिन तक का पूरा जो इलाका है, गदौलिया चौराहे से लेकर के, इसको पक्का महल कहते हैं। जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, माता अन्नपूर्णा, कामाख्या, कालरात्रि, बाबा विश्वनाथ, ये सब दंडपाणी, काल भैरव सब यहीं पे मौजूद हैं। पत्रकारों का जो पराकर भवन है वो भी इसी इलाके में है। तो आप समझ जाए कि कितना खतरनाक है ना। ठठेरी गली यही है, दलमंडी यही है ना, चौक यही है, ज्ञानवापी यही है, दशाश्वमेध यही है, मणिकर्णिका यही है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है बनारस का। और हुआ क्या कि शिवरात्रि पे हुई है बाबा की शादी, तो एकादशी को रंग भरी जो होती है उस दिन बाबा पार्वती को गौना लेके आते हैं वापस। तो जब गौना आ रही होती है तो सब लोग रंगों से स्वागत करते हैं पार्वती और शिव का। तो ये है रंग भरी एकादशी का महात्म्य। और मैं कई साल बाद, मेरे ख्याल से 15 साल हुए चाहते हैं, जब मैं बनारस में रंग भरी एकादशी पे फिर से मौजूद था। और लड़के लफाड़ी अब बहुत बढ़ गए हैं, क्योंकि अब ये सब सोशल मीडिया पे जाने लगा है। पहले इतना गचपच नरक नहीं होता था। उससे एक दो चीजें हुई हैं कि गौने के गारी और गीत गाने वाली महिलाएं गलियों से गायब हो गई हैं बनारस में। नहीं तो बाकायदा गारी गाई जाती थी और गवन के गीत गाए जाते थे। और पार्वती का और शिव का हर दरवाजे पे, ये अकेला दिन है बनारस में, पक्का महल के लोग इस दिन का इंतजार करते हैं कि इस दिन आप कैमरा वैमरा ले करके बाबा के कमरे तक जा सकते हैं। बाबा विश्वनाथ कमरे तक। हाँ, बाकी किसी दिन कोई कैमरा मोबाइल अलाउड नहीं है, लेकिन इस दिन बाबा आपके बीच में है, आपकी गलियों में है, आपके दरवाजे के सामने हैं, चारों तरफ चौगिरदा घूम रहे हैं और आप उनके साथ एकदम झमाझम होली खेलिए, उनको भस्म लगाइए, अबीर गुलाल चढ़ाइए, पुष्पाभिषेक कीजिए, चंदनाभिषेक कीजिए, जो करना है वो कीजिए, गारी गाइए, गौना गाइए, गीत गाइए, मिठाई बांटिए, सब कीजिए। ये सब कुछ होता है। तो उस दिन क्या होता है, हाँ, और गलियों में, क्योंकि सकरी गलियां हैं, तो उसमें जब भस्म और अबीर, इससे जब होली हो रही होती है तो मतलब एकदम लगता है कि धूमकेतु चला है पीछे, केवल जैसे आसमान में रॉकेट के पीछे एक लकीर दिखती है ना जहाज के पीछे, वो मैंने देखा तस्वीरों में भी, ठीक वैसी ही एक धुंध रहती है। और लोग बिना कुछ खाए पिए उस भस्म और अबीर के नशे में धुत हो जाते हैं। बहुत सफोकेटिंग भी हो गया है अब, एकदम लगता है कि मतलब प्राण निकल जाएगा। इसलिए हम बहुत देर तक नीचे रहे, लेकिन हमने देखा कि ये सब काल नेमी जिस तरह से नाच रहे हैं, उसके बाद फिर मैंने एक बढ़िया मचान खोज करके नए मान्यता प्राप्त कटरे की छत पे चढ़ करके, और वहां पे हम लोग 10-12 किलो भस्म और 2 किलो अबीर लेके जम गए और बाबा के ऊपर गच गच 1 किलो भस्म, पार्वती जी के ऊपर 1 किलो अबीर धाए धाए दिया हमने। एकदम पालकी का वजन 2 किलो तुरंत बढ़ा दिया। तो ये जो है करीबन 600-700 डमरू रहे होंगे। लोग 1000 कह रहे थे, लेकिन मेरा अनुमान है 600-700 डमरू बजाने वाले तमाम बालक वहां पे। और लोग इस दिन स्वांग करते हैं। तो स्वांग में शिव बनना, शिव के बाराती बनना, तो उसमें प्रेत बनना, भूत बनना, उस तरह का भी होता है। और रंग भरी एकादशी के दिन से लेकर के कल जब होली खेली जाएगी तब तक का ये जो 4 दिन का समय, 5 दिन का है, इसमें एक और विचित्र घटना होती है। लोग स्वांग में आते हैं, रास के स्वांग में, तो लोग आपको साड़ी पहने हुए मिलेंगे, विग लगा के, लंबे बाल, चोटी परांदा, है ना, ब्लाउज और एकदम बढ़िया साड़ी पहने, पूरा मेकअप किए, है ना, और पूरी मस्ती में, पूरी मौज में लोगों के साथ खिलवाड़ चुहल मस्ती करते हुए। तो वो स्वांग वाला भी दौर इस दौरान चलता है। लोग पहचान नहीं पाते हैं अपने घर के लोगों को कि सामने से क्या आवत है। घूंघट उमट किए, ढोलक लिए, साथ में चले जा रहे हैं। तो ये आनंद होता है। और इसका हमने इस बार कल्याण ये था कि सोमवार को रंग भरी एकादशी पड़ी, तो और ज्यादा भीड़ थी, बहुत वाइब्रेंस था बनारस में। लेकिन असली मजा हमने लिया मंगलवार को। और मंगलवार को हम लोग पहुंच गए 10-11 बजे मणिकर्णिका घाट। मणिकर्णिका घाट बनारस के इतिहास का सबसे पुराना बिंदु है। सबसे पुराना वर्णित इतिहास जो है वो विश्वनाथ से भी पुराना मणिकर्णिका घाट का है।
और मणिकर्णिका घाट के लिए कहा जाता है कि हजारों साल से वो शांत हुआ ही नहीं है, हमेशा कोई एक चिता तो मिनिमम जलती मिलेगी। हालांकि मुझे कभी एक चिता नहीं मिली, मुझे हमेशा ये देखा मैंने कि 6, 7, 8 तो मिनिमम है, और वैसे 22, 23 भी हो जाती है, क्योंकि आसपास के जिलों से भी बहुत सारे लोग, दूसरे प्रांतों से, प्रदेशों से भी बहुत सारे लोग दाह के लिए वहां आते हैं। अब आप सोचिए कि फाग का टोला, और उसमें जितनी जोर से हर हर महादेव बोलने वाले लोग हैं, उतनी ही जोर से राम नाम सत्य बोलने वाले लोग हैं। फाग वालों के कंधे से होते हुए डेड बॉडी तैरते हुए घाट तक जा रही है। इस तरह का मतलब वो दृश्य था सवेरे सवेरे 11 बजे, और हम पहुंचे शमशान नाथ बाबा के। जीवन और मृत्यु का अद्भुत समागम है, अद्भुत समागम। और उस गर्भगृह में हम गए, मणिकर्णिका घाट पे, जो जिसको शमशान नाथ बाबा का गर्भगृह कहा जाता है। वहां धूनी जल रही है हजारों साल से, चिताओं की लकड़ी से ही वो धूनी जलती है। और वहां पे फिर साध्वियां, किन्नर, डोम, अघोर, व्यवस्थापक, इस सब तरह के लोग एक साथ, मल्लाह और तमाम तरह की पूजा पद्धति के लोग, ब्राह्मण, विप्र, ये सब इकट्ठा हुए एक साथ। और वहां पे चिता की भस्म कई किलो ला करके रखी गई, उसमें बाकी भस्म मिलाई गई, मदिरा से, नैवेद्य से, इन सब चीजों से बाबा को भोग लगा। बाकायदा शिव और काली दोनों यात्रा करके आए जुलूस के साथ में, वो वहां पे प्रतिस्थापित किए गए। और उसके बाद में एक बार जैसे ही उनकी आरती पूरी हुई है, चारों तरफ, वो कमरा जमीन के तल से नीचे है, और उसके जो रोशनदान की जगह है उसमें चारों तरफ रेलिंग लगी हुई है, और उसमें से प्रकाश आता है। उस दिन नहीं आ रहा था, क्योंकि उस दिन उस पे हजारों लोग लदे हुए थे, एक एक रेलिंग के एक एक कोने को पकड़ करके लोग ठूसम ठूस थे। तो वहां ऊपर से जब राख फेंकना लोग शुरू करते हैं बाबा को राख चढ़ाने के लिए, और हम लोग अंदर थे, तो समझ में नहीं आ रहा था कि अब कहाँ पहुंचेंगे, कहाँ जाएंगे, बचेंगे कि नहीं बचेंगे। लेकिन वो अलौकिक था, और वहां से निकल करके उसका आनंद लेना, और उसमें हम भी रंग खेले अच्छे से, बहुत आनंद लिया। क्योंकि ये भस्म की जो होली है, इसको गाते रहे और खेलते रहे, लेकिन शमशान नाथ बाबा के सामने बैठ के साक्षात एकदम वो आजकल तो वैसे भी G20 का जोर है ना, तो आई वॉज इन दैट G20 दिस टाइम। G20 या G23? G23 वही। तो 22 बनारसी थे, एक हम दिल्ली से गए हुए थे, 23 हो गया था। तो उसका आनंद लिया गया, और वो बहुत अलौकिक है। एक चीज जो बस थोड़ी चिंताजनक भी है, लेकिन उसको हम सहजता से ही देखना चाहते हैं कि शिव की दृष्टि से वो सहज है, और सामान्य मानवीय की दृष्टि से असहज है। लौंडे लफारी बहुत इकट्ठा हो गए हैं बेहिसाब, पता नहीं कौन कौन जगहों से लोग चल करके शमशान की होली देखने के लिए पहुंचने लगे हैं। पहले ये लिमिटेड एडिशन होता था कि 100, 150, 200 लोग, 500 लोग इसको निपटा लेते थे, उसमें मेनली अघोरी नागा टाइप के लोग होते थे। इस बार वो सब एकदम मतलब दिखाई ही नहीं दिए, कुछ एक 4-5 दिखाई दिए, बाकी जो वहां पे अघोरी लग रहे थे वो अघोरी थे नहीं, वो स्वांग वाले थे, कि मतलब बाल बाल पहन लिया है, खूब सारा रुद्राक्ष पहन लिया है, नरमुंडों की माला पहन ली है, वो सारी चीजें हो रही हैं। लेकिन आनंद बहुत था, और मतलब पूरा डीजे बज रहा है मणिकर्णिका पे, चिताएं भी जो है झूम झूम के मरी हैं एकदम उस दिन, क्या बताया जाए भाई साहब। इतने उच्च स्वर के स्पीकर थे कि अगर चिताओं को माइक्रो लेंस से देखा जाता ना, तो चैलों से धुआं ऐसे ऐसे करके उठ रहा होता। बाबा ने अभी उंगली अपने हथेली से और उंगलियों से इशारा किया है, जो सुनने वाले नहीं देख पाएंगे, पर मैं आग्रह करता हूं आपसे कि आप बाबा को सुने नहीं, देखें। देखो मगर प्यार से। बाबा जब मृत्यु को डिस्क्राइब करते हैं तो समझ नहीं आता कि कब उत्सव में चले गए हैं। हाँ, उत्सव पे बात करते करते कब प्रभाव रहा हमको, कबीर सबसे ज्यादा प्रभावित करते हो। कबीर का एक, मैं आपको अगर ध्यान हो, शुरुआत के 5-3 ताल अगर आप सुनेंगे तो उसमें मैंने कभी ये कहा था, आज मैं फिर उसको सुना देता हूँ। जा मरने से जग जरे मेरे मन आनंद, कब मरहूं कब पाहूं पूरन परमानंद। तो मृत्यु तो सबसे सुंदर घटना है कबीर के लिए, और मुझे शमशान से सबसे ज्यादा प्रेम है। मैं कभी भी बनारस में विश्वनाथ मंदिर को इतना टाइम दे ही नहीं सका, ना देने की कोई इच्छा है। मेरा ठीहा जो है ना, वो मणिकर्णिका घाट ही है। हम वहीं मिलते हैं। हम फेसबुक पर नहीं लिखते हैं कि चेक्ड इन बनारस कॉन्टिनेंटल या वो हवाई जहाज का एक आइकन होता है, आनंदी आनंद एट वाराणसी। वो नहीं करते, हम वहीं मिलते हैं मणिकर्णिका पे। कोई दूसरे लोग के जो फेसबुक होंगे, उसमें जब आदमी दाह के लिए वहां जाता है तो वो पोस्ट करते होंगे चेक्ड इन एट मणिकर्णिका कमिंग सून।
अरे बाप रे। तो होली के तजुर्बे आपके कैसे रहे? मेरे तो अभी शुरू नहीं हुए, बाबा ने बताया अभी ताऊ को भी रंग खेलना बाकी है। ये होली के बाद आप ये एपिसोड सुनेंगे तो हमें लिख करके बताइएगा। 75वां एपिसोड है ये, अब थोड़ी सीनियर सिटीजन वाली फीलिंग आने लगी है। हाँ लेकिन 3 ताल यहाँ से और थोड़ा जवान होगा और इसको उच्च श्रृंखल बनाएंगे। आज का एजेंडा मैं बताता हूँ कि क्या क्या बात करनी है। तो आज सिनेमा और राजनीति की हमजोली पर बात करनी है। हाथी बहुत ताकतवर है। हाथी से आप निर्माण करवा सकते हो, हाथी से विनाश भी करवा सकते हो। तो सिनेमा की ताकत का अगर पॉलिटिकल इस्तेमाल होने लगे तो क्या होगा, और कौन सा सिनेमा है जो पॉलिटिक्स का पालतू है, कौन सा है जो नहीं है, आज इस पे बात करेंगे। द कश्मीर फाइल्स, जिस फिल्म की बड़ी चर्चा है उसके बहाने। और फिर बात करनी है फोबिया पर। किसी को इस्लाम से है, किसी को जिन्नात से है, अंधेरे से बहुत लोग डरते हैं। भारत ने यूएनजीए में कहा कि धार्मिक फोबिया सिर्फ अब्राहिमिक धर्मों तक सीमित नहीं है, हिंदुओं, बौद्धों, सिखों ने भी इसका सामना किया है। तो धर्म से, भूत से, प्रेत से, अंधेरे से, ईश्वर से लोग डरते हैं। हमारे सामूहिक और निजी डरों को एड्रेस करेंगे आज कानपुर के चकमक चाचा के अंदाज में, अपती आओ कहते हुए। और आखिर में 3 तालियों की चिट्ठियां हैं और प्रतिक्रियाएं हैं। मगर इससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। भाषा के ग्रामर से मिले कब, क्यों, कैसे, कहां, किसने, ये ऐसे शब्द हैं जो सेंटेंस में जुड़ जाएं तो उसे सवाल बना देते हैं। और सवालों के बारे में आइंस्टीन ने कहा था, द इंपॉर्टेंट थिंग माई फ्रेंड इज नॉट टू स्टॉप क्वेश्चनिंग। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, I'm going to make him an offer again with you. सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, मगर मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। मैं हूं नितिन ठाकुर और लेकर आया हूं एक ऐसा पॉडकास्ट जिसमें हम हर टॉपिक का रेशा रेशा खुलने तक सवाल पूछने से थकते नहीं। यहाँ हम बात करते हैं समंदर में दफन इतिहास से लेकर आसमान में उड़ते साइंस तक की। तो हर गुरुवार मेरी दुकान पर मिलेगा 4 किताबों के बराबर ज्ञान। आज तक रेडियो पर पढ़ाकू नितिन में, हमारी वेबसाइट के अलावा एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट और स्पॉटिफाई पर भी। 3 ताल सुन रहे हैं आप कमलेश ताऊ, पाणिनी बाबा और कुलदीप सरदार के साथ। तो पहला विषय आज का ये है कि ये कौन सा सिनेमा है जो पॉलिटिक्स का पालतू है। सिनेमा अगर राजनीति के हिसाब से चलने लगे तो उससे क्या होगा, सिनेमा को अगर राजनीति से बचाया जाने लगे तो उससे भी क्या होगा। और आप दोनों लोग, बाबा और ताऊ, जानते ही हैं कि कश्मीर फाइल्स फिल्म बड़ी चर्चा में है। 90 में जो कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ उस पर यह फिल्म है। और बार बार ये कहा जा रहा है कि इस फिल्म में कश्मीरी पंडितों का दर्द जिस तरह से दर्शाया गया वैसे पहले कभी नहीं हुआ। उतनी सत्यता से या उतने इंटेंसिटी से कहीं पहले किसी फिल्म में दर्शाया नहीं गया, ये बार बार कहा गया। दूसरी तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये जो फिल्म है ये भारतीय जनता पार्टी के पॉलिटिकल एजेंडा पर बनाई गई है और इसमें फैक्ट्स को भी बहुत लापरवाही से दिखाया गया है। क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर कुछ बिल्कुल इररिलेवेंट चीजें इसमें जोड़ दी गई हैं जो उस दौर में थी भी नहीं। बीजेपी शासित प्रदेशों की सरकारें इस फिल्म को टैक्स फ्री कर चुकी हैं। मंत्री अपील कर रहे हैं कि लोग ये फिल्म देखने जाएं। लेकिन मुझे सबसे रिमार्केबल बात ये लगती है इस पूरी बहस, बातचीत, विवाद की, कि देश के प्रधानमंत्री एक फिल्म को देखने की अपील कर रहे हैं। मुझे याद नहीं कि आखिरी बार किस प्रधानमंत्री ने एक मेन स्ट्रीम बॉलीवुड फिल्म को देखने का आग्रह देश की जनता से किया था। अपन इस बात को आगे बढ़ाएं, इसके बहुत सारे आयाम हैं, पर मैं पहले एक ओपन एंडेड सवाल छोड़ रहा हूं आप दोनों के लिए कि इस फिल्म पर जो कंट्रोवर्सी हुई, जितनी बात, जितनी विवाद इस पे हुआ, उस पर पहला रिएक्शन क्या, किस तरह का आता है आप लोग का? नहीं, मैंने तो वो फिल्म अभी देखी नहीं है। नहीं, हाँ, तो इसलिए हम फिल्म पे नहीं बात कर रहे हैं, सिर्फ मतलब उसके बाद के विवाद। लेकिन जिन लोगों से मैंने पूछा कि भाई ये जो बार बार कहा जा रहा है कि पहले कभी नहीं दिखाया गया, इसमें दिखाया गया है इस बार, ये कितना सत्य है? तो सबने कहा कि सबसे बड़ा झूठ यही है इस फिल्म का कि इसमें कुछ ऐसा दिखाया गया है जो पहले नहीं दिखाया गया है। बात इंटेंसिटी की है, तो जब आप पक्षधरता में जाते हैं तो फिर आप इंटेंसिफाई करते हैं किसी एक पक्ष को। जब आप बायस हो जाते हैं तो आप किसी एक पक्ष को इंटेंसिफाई करते हैं। और मैं ये देख रहा हूं कि विवाद नहीं भी होता तो जिसकी तरफ टिल्टेड ये फिल्म है
वो इसको अधिक से अधिक विवादित बनाने में रुचि रखते हैं, क्योंकि उसी विवाद की त्रिज्या पे बैठ करके ये अपने प्रसार की परिधि तय करेगी। ये फिल्म प्रधानमंत्री का कह देना या पार्टी के लोगों का कहना, विचारधारा के लोगों का कहना, ट्विटर पे कैंपेन चलना, इन सब चीजों से इस फिल्म को लाभ हो रहा है। लेकिन ऐसा लग सकता है कि फिल्म को लाभ हो रहा है, दरअसल फिल्म के माध्यम से एक परसेप्शन को लाभ हो रहा है। तो ये परसेप्शन वॉर चल रहा है, और सारी की सारी लड़ाइयां जो हैं उसमें परसेप्शन या प्रोपेगेंडा एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। हमने सदियों से ये देखा है कि प्रोपेगेंडा का किसी भी तरह के आइडियोलॉजिकल या पॉलिटिकल वार को जीतने में या साक्षात अस्त्र शस्त्र वाले युद्ध को जीतने में भी प्रोपेगेंडा का किस किस्म का रोल रहा है इतिहास में। तो जो अभी हो रहा है वो कोई अद्भुत और नई चौंकाने वाली चीज नहीं है। कुछ लोगों की एक बीमारी है जो विचारधारा के दूसरी तरफ बैठे हैं, अपनी दूसरी विचारधारा के साथ में, उनको पेट में कीड़ा है और उसको कहते हैं हिंदी में चुन्ना काटना। वो कुनकुनाता रहता है और इनको प्रतिक्रिया में दर्द होता रहता है। तो ये प्रतिक्रियावादी जो हैं वो भी उसको फिर और ईंधन देते रहते हैं। तो क्रिया प्रतिक्रिया के आधार पर इस फिल्म और इसके बहाने उसकी राजनीति को फैलाने का, उसका रायता फैलाने का काम चल रहा है। मोटी मोटी बात इतनी है कि भैया फिल्म है, अगर आपको देखनी है तो देखिए, नहीं देखनी है तो मत देखिए, लेकिन फिल्म में राजनीति है, इस बात से मैं बहुत खुश हूं। अराजनीतिक फिल्में अगर इस देश में बनने लग जाएं या दुनिया के किसी भी हिस्से में बनने लग जाएं तो वो संकट की बात है। जिनको लग रहा है कि ये कश्मीरी पंडितों के बारे में अतिरंजित और अत्यधिक मैनिपुलेशन वाली फिल्म बना के रख दी गई है, उनमें से बहुत सारे लोग अदब के, सिनेमा के जानकार और माहिरीन हैं। उनसे मेरा अनुरोध है कि आप इसका काउंटर वाली एक फिल्म बना दीजिए। आपको किसने रोका है? आप लखीमपुर खीरी पे फिल्म बनाइए, आप गोधरा पे फिल्म बना लीजिए, आप दिल्ली दंगों पे फिल्म बना लीजिए, आप कश्मीर पे भी एक फिल्म बना लीजिए। मेरी बेचैनी तो ये है कि एक राज्य है बिहार और दूसरा राज्य है उत्तर प्रदेश। यहाँ के रिफ्यूजी पूरा देश चलाते हैं और इन दोनों राज्यों के बारे में परसेप्शन ही उन रिफ्यूजियों की बदौलत बनता है, क्योंकि वो रिफ्यूजी है और आपके यहाँ बर्तन धो रहा है, साइकिल चला रहा है, पान बेच रहा है, ईंटा गारा कर रहा है, पत्थर काट रहा है, डायमंड काट रहा है, साड़ी बिन रहा है, मिल में काम कर रहा है। तो आप अरे भैये हैं यूपी के, अरे बिहारी है, ये बिहारी है। ये परसेप्शन बनाया इन्हीं रिफ्यूजियों की वजह से बना है। तो कश्मीरी की रिफ्यूजीज के बारे में तो मैं बहुत सारी फिल्में देख चुका हूँ और कई किताबें पढ़ चुका हूँ भाई साहब, लेकिन ये उत्तर प्रदेश और बिहार के रिफ्यूजियों के बारे में भी कुछ फिल्में अच्छी चौचक बननी चाहिए, पॉलिटिकली स्ट्रांग। छुआ जाता है, बात ज्यादा नहीं होती है। सबसे ज्यादा प्रभावित पिछले 70 सालों में इस देश में आदिवासी हुए हैं, वनांचलिक लोग हुए हैं, और 1990 के बाद से तो संसाधनों की लूट इस देश में जिस स्तर पे हुई है, उसमें आप पाएंगे कि इस 30-32 साल में आदिवासियों को और तमाम सारे रिसोर्सेज के आसपास रह रहे लोगों को, यहाँ तक कि जीव जंतुओं को किस तरह से उजाड़ा गया है। और वो अभी भी कालबेलिया अवस्था में है, अभी भी उनके सही स्थायी ठिकाने नहीं हैं, सही कंपनसेशन नहीं है, सही उनके पुनर्वास की व्यवस्थाएं नहीं है। उनके ऊपर भी फिल्में नहीं बनी है, बहुत जरूरी है उन पे फिल्में बननी चाहिए। तो कश्मीरी पंडितों के ऊपर फिल्म बनी, ये बहुत अच्छी बात है, बननी भी चाहिए। कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ उसको कोई झुटला नहीं सकता है। कश्मीरी पंडित वापस जाना नहीं चाहते हैं अधिकतर, ये भी बात कोई झुटला नहीं सकता, कहता कोई भी होगा। 3 साल होना चाहते हैं, 370 हटे हुए। मैं खोज रहा हूँ कुछ अपने कश्मीरी पंडित मित्र बहुत सारे हैं, सबसे हमने कहा भैया कागज वागज कुछ दिए हो कि नहीं, वापस चलना है कि नहीं चलना है, हम भी अलग कश्मीर आके रहना शुरू करें तुम्हारे यहाँ पे। गुलमर्ग में एक घर है ना, सोपोर में एक घर है, यहाँ पे श्रीनगर में एक घर है। इस तरह से जम्मू का राजमा खाते खाते मैं चट चुका हूँ। आई वॉन्ट टू बी फॉर होली विद माई कश्मीरी पंडित फ्रेंड्स इन वैली। वो सुबह कभी तो आएगी ना भाई। तो मेरी लड़ाई दूसरी तरफ है, मैं तो बहुत राजनीतिक फिल्मों के पक्ष में हूँ और मुझे लगता है कि हर तरह की राजनीति को पेल के चपक के अपनी फिल्में बनानी चाहिए, क्योंकि अगर फिल्मों से आपने राजनीति खत्म कर दी ना तो उसमें कुछ बचेगा नहीं। मतलब सुंदरकांड पढ़ लो या फिल्म देख लो, बात बराबर है गुरु, कोई मजा नहीं आना है। हाँ, ताऊ के पास आने से पहले जो आप बात कर रहे थे ना राजनीतिक फिल्मों की और फिल्मों में राजनीति होने की, मतलब ये बिल्कुल ठीक है और इनफैक्ट राजनीतिक फिल्में देखना मैं भी पसंद करता हूँ। पर ये इस फिल्म की आलोचना इसलिए नहीं हो रही है कि ये राजनीतिक फिल्म है। बात यह है कि जब फिल्म खत्म होती है और दी एंड लिख करके आता है, तब वो फिल्म क्या छोड़ करके जाती है। जिस तरह के वीडियोस आए हैं, आप लोगों ने देखा होगा, कई सिनेमा घरों में उत्तेजक नारे, नसें फूलती हुई दिखना, लोग कह रहे हैं विशाखापत्तनम में एक सीआरपीएफ के एक पुराने रिटायर्ड बुजुर्ग खड़े हो गए और
सिनेमाघर में वो कहने लगे कि अब भी वक्त, ये सारी चीजें एकदम ठीक दिखाई गई हैं और अब भी वक्त है, चेत जाओ, एकजुट हो जाओ, वरना 10-15 साल बाद तुम्हारे पोते पोतियों के क्या नाम होंगे सोच लेना। ये दुनिया कम्युनिकेशन और पीआर की है, तो मैं ऐसे सिनेमा में बहुत आपत्ति नहीं मानता जो किसी पार्टी के या किसी सरकार की प्रशंसा या आलोचना में बनाए गए हों, वो झेलेबल हैं। जैसे टॉयलेट एक प्रेम कथा बनी हमारे यहाँ, जिसको लोगों ने जोड़ा केंद्र सरकार की एक योजना से और उसके प्रचार नहीं, से। इसमें कम नारे लगे हैं कुलदीप, मैं कह रहा हूं कि बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। वो कौन सा लड़का अभी वो कटरीना से शादी किया है, विक्की कौशल, उरी की बात कर रहे हैं ना आप? उड़ी, हाँ, उरी में जितने नारे लगे हैं वो तो कमाल है। वही मैं कह रहा हूँ, कमांडो 2 में नोटबंदी के फायदे पे बात हुई, उड़ी में सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह। मेरा नजरिया कहता है ना, ऐसी फिल्मों को आप बनने से रोक नहीं सकते। मेक इन इंडिया की बात हुई। हाँ तो हाँ तो ये ना, ये चलती रहेंगी, पर ये जब दी एंड लिख के आता है उसके बाद क्या तस्वीर, क्या ख्यालात चल रहे होते हैं। जैसे वीडियोस आए हैं ना, वो थोड़े से ऐसा लगता है, जैसे आपने वो खबर भी देखी होगी, वहां पे देहरादून में एक आदमी धर्मस्थल में घुस गया है तोड़फोड़ करने, ये फिल्म देखने के बाद, और वो छिपा लिया गया। उसमें फिल्म का नाम भी नहीं बताया है, धर्मस्थल ही लिखा है, ये नहीं बताया है कि कौन व्यक्ति था, उसका नाम क्या था, किस धर्मस्थल में वो घुसा, पर वो स्पष्ट है। तो नीतियों का और उपलब्धियों का प्रचार फिल्मों के जरिए एक चीज है, वो ब्रांड इंटीग्रेशन है, लेकिन ये दूसरी चीज ये फिल्म कर रही है जो नफरत बढ़ा देगी, ऐसा बहुत लोगों का डर है। वो डर सहज स्वाभाविक है और एक कैटलिस्ट की तरह ये काम करेगी। कोई व्यक्ति जाएगा, पत्थर फेंक आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति केवल इस फिल्म की वजह से पत्थर फेंक सकता है। इतने सारे कैटलिस्ट आज के राजनीतिक संचार में घूम रहे हैं लगातार। आप देखिए ना, मतलब ट्विटर से लेकर के और समाज तक कितने पत्थर हैं। आप लोगों से बात नहीं कर सकते हैं, आप अपने टैक्सी वाले से आर्ग्यू नहीं कर सकते हैं, आप अपने कंडक्टर से बातचीत नहीं कर सकते हैं, आप अपने परिवार के लोगों से बातचीत नहीं कर सकते हैं। तो समय उस तरह का, उसके लिए मैं फिल्म को दोष नहीं देता हूं, उसके लिए मैं समय को दोष देता हूं कि समाज इस वक्त इस पूरी परिघटना में है जहां पे ये फिल्म भी हुआ है। शायद ये फिल्म अभी 20 साल पहले रिलीज हुई होती, जब बहुत ये सारा मुद्दा गर्म था, इतना बवाल नहीं हो रहा होता। लेकिन अभी उसके लिए सापेक्षता का सिद्धांत है कि जिन मोह मारा तिन मैं मारे, तापर बांधे तनय तुम्हारे। अनुपम खेर का आधिकारिक बयान है, जो इस फिल्म में मुख्य किरदार वो निभा रहे हैं। उन्होंने, उनसे ये पूछा गया एक इंटरव्यू में कि आपको ये लगता है कि क्या फिल्म को रिलीज करने का ये सही समय था, क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है। तो उन्होंने कहा कि हाँ, हर फिल्म का अपना समय होता है। इसकी जो कास्टिंग है, जो इसके डायरेक्टर है विवेक रंजन अग्निहोत्री, इसमें एक्टिंग अनुपम खेर, दर्शन कुमार, मिथुन चक्रवर्ती, पल्लवी जोशी, वो ये लोग कर रहे हैं। तो एक बाबा जिन्हें कहते हैं कि हाँ, कि जो एक शंकुल है, शंकुल आप इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये शाखा शंकुल वाले लोग जो है, ये तो बेचारे अब ऑर्गेनाइज होना शुरू हुए हैं। मैं तो कहता हूं कि बहुत देर से आए ये लोग, इनको बहुत पहले होना चाहिए था। आप 70 साल का हिंदुस्तान का सिनेमा देखिए, हाँ, उस पे जाना है इनफैक्ट मुझे। लेफ्ट या नेहरूवियन लोग ही फिल्में बनाते रहे। पृथ्वीराज कपूर ने ठेका ले रखा था, और राज कपूर ने भी, कि नेहरू के सपनों के भारत को कैसे प्रोजेक्ट करना है। इसी काम में बिमल रॉय वगैरह भी लगे हुए थे, ऋषिकेश मुखर्जी वगैरह अपने तरीके से सेकुलर सोशल इंजीनियरिंग कर रहे थे समाज में, और वो भी घोर राजनीतिक फिल्में बना रहे थे, कुरीतियों और कुपंथों को लेकर के बहुत कॉन्स्टिट्यूशनली अलर्ट करने के लिए देश को, कि भाई ये जो चीजें आप इनको परंपरा कहते हो, ये कुंठाएं हैं, है ना, ये अवसाद हैं, ये बुरी चीजें हैं। तो वो सारी फिल्में भी पॉलिटिकल थी। गोविंद निहलानी का काम और श्याम बेनेगल का काम जबरदस्त पॉलिटिकल रहा। कितने सारे इप्टा के लोगों ने भी अपने शंकुल बना के सिनेमा बनाया है, और बहुत सारी फिल्में उस तरह की हैं जिसमें आप नसीर को, ओमपुरी को, गोविंद निहलानी को, दीप्ति नवल को, फारूक शेख को, इन सब, ये भी एक पूरा कुनबा बनते रहे और ये चीजें होती रही। कितने सारे लोग इप्टा से निकल के आते रहे जहां से उनको ट्रेनिंग थी। पहले थिएटर के डंडा ही उठा रखा था लेफ्ट वालों ने। हाँ, पर वो फर्क यही है कि इन फिल्मों के बाद कितने लोग तोड़फोड़ करने निकले। मेरा मतलब फिर भी वही सवाल है, आप फिल्म देखने के बाद कहाँ से ये खबरें आई? वो तोड़फोड़ में यकीन नहीं करते थे, ये तोड़फोड़ में यकीन करते हैं। आप के हिसाब से सारे नियम थोड़ी होंगे भैया, है ना। कभी ऐसे तो डू एज द रोमन्स डू, while in the Rome do as the Romans do। I think बाबा ने बहुत अच्छे से बता दिया कि कारण फिल्म नहीं है, कारण समय है। हाँ, समय ऐसा है कि भाई साहब, ये फिल्म बैन हो जाती अगर समय दूसरा होता तो, है ना। कई कारणों से, शुद्ध राजनीतिक कारणों से फिल्में बैन हो जाती थी इस देश में। ये फिल्म शायद इसीलिए अभी बनाई गई कि इसे प्रोत्साहन मिलेगा, बैन तो छोड़िए। उसका कारण ये, अभी बाबा बोल रहे थे ना कि यूपी बिहार के मजदूरों पे एक फिल्म बनी थी, कमाल आर खान नाम के एक व्यक्ति हैं, बहुत विवादास्पद टाइप के हैं, उन्होंने एक पिक्चर बनाई जीवन में, देशद्रोही। वो फिल्म महाराष्ट्र में बैन हो गई थी,
क्यों? क्योंकि उसमें मराठी मतलब स्थानीय लोगों के द्वारा, जो सैनिक टाइप के लोग होते हैं उनके द्वारा इन मजदूरों को जो मारा जाता था, ये जो टैक्सी वालों पर अत्याचार किए जाते थे, उसका विषय था एक छोटा सा। तो फिल्म बैन हो गई थी। ये फिल्म अभी बैन नहीं होगी, पर क्या है कि सच अगर आपको कड़वा लगता है तो फिर बहुत मुश्किल है। उसका रिएक्शन आप क्या करते हैं ये आप पर डिपेंड करता है। फिल्म जैसी भी हो, मैंने देखी नहीं है अब, पर मैं देखूंगा। मेरी इच्छा है कि मैं देखूंगा इसको, देखना चाहता हूँ कि क्या बनाया इसने। मैं बहुत ज्यादा आशान्वित नहीं हूँ इस डायरेक्टर के काम से। मैंने उनकी फिल्म देखी है चॉकलेट, पूरी नहीं देख पाया था तो मुझे याद है कि यार ये बहुत असंभव सा है। चॉकलेट नहीं पसंद आई तो फाइल कैसे पसंद आएगी? तो उन्होंने जो भी बनाई है वो मैं देखूंगा, पर अभी तो मेरे पास वक्त नहीं है, मैं ऐसी अवस्था में नहीं हूँ कि देख पाऊं। जहां तक रिएक्शन की बात है, वो वक्त का मसला है। वक्त ऐसा है अभी कि लोग बहाने ढूंढ रहे हैं ऐसे रिएक्ट करने के लिए। ये फिल्म नहीं भी होती तो इस तरह के लोगों की संख्या अभी देश में बहुत बढ़ गई है जो एंटी मुस्लिम, क्योंकि इस फिल्म में एंटी मुस्लिम नहीं कह सकते आप। उन्होंने तो कश्मीर के, अब कुछ लोगों का कहना है यार देश के गद्दारों को बोलने से जो है वो हम मतलब समझते हैं क्या है, दोनों पार्टी समझती है क्या है। फिल्म तो टेररिस्ट और जो भी हुआ कश्मीर में 1989 1990 में, उसके खिलाफ एक संदेश देती है। इसमें कोई दूसरा पक्ष नहीं है, एक ही पक्ष है कि कुछ लोगों के साथ अत्याचार हुआ। पूरा समाज वहां का उस समय पागलपन, जो मैडनेस हम अभी देख रहे हैं यहाँ पर, वही मैडनेस उस समय कश्मीर में थी, जो शायद अभी भी हो, मुझे पता नहीं है उतना। पर उस समय 1990 में आम कश्मीरी जो है एक वर्ग का कश्मीरी पंडितों के खिलाफ हो गया था। सभी नहीं बोल रहा हूँ, उसमें से कुछ लोग होंगे जो ये नहीं चाहते थे, पर ज्यादातर लोग इस बात पे अड़ गए थे कि हम पाकिस्तान का हिस्सा है और इन लोगों को यहाँ से जाना चाहिए। बहुत ही दर्दनाक काला अध्याय है। उस पर फिल्म बनी। देखो, कश्मीर पे मिशन कश्मीर भी बनी थी, हैदर भी बनी थी, जो कि दूसरे तरह के विचारधारा के साथ चली थी। तो आपको ये वाली विचारधारा भी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। फिल्म देखो, घर जाओ। पर जो लोग नारे लगा रहे हैं वह पहले से ही विषाक्त हैं। उनके जहर जो है पूरा भर चुका है, नीले हो चुके हैं वो। बहुत संभावना है इसकी इस समय, चूंकि हम इतने मानसिक तौर पे बंट चुके हैं कि ये एक बहुत ही खराब रूप ले ले। पर उसके लिए हम फिल्म को दोष दें, चाहे कितनी भी बुरी फिल्म हो, चाहे कैसे भी एजेंडा के साथ बनाई गई हो, क्योंकि फिल्में, जैसा बाबा ने अभी थोड़ी देर पहले नाम लेकर कहा, फिल्में एजेंडा के तहत बनाई जाती थी, बनाई जाती रही हैं। और फिल्मों को राजनीति से अलग करना बहुत कठिन है। हर फिल्म में राजनीति होती है, हर फिल्म की एक राजनीति होती है, चाहे वो शोले हो, अमर अकबर एंथनी हो, मृगया हो, मतलब आर्ट हाउस ले लो या कमर्शियल ले लो, फिल्म में राजनीति होती है। और हर कैरेक्टर का जो व्यवहार विचार होता है उसमें कुछ राजनीति होती होगी। मुझे याद है कुछ दिनों पहले इस बात पे विवाद हो गया था कि सूर्यवंशी का जो खलनायक था उसको क्यों मुस्लिम दिखाया गया था। अब डायरेक्टर का कहना था यार वो पाकिस्तान का आतंकवादी है, मैं उसको जाट दिखाऊं कि ठाकुर दिखाऊं कि ब्राह्मण दिखाऊं, क्या दिखा सकता हूं मैं। तो फिल्मों में राजनीति होती है, बहुत अच्छी राजनीति वाली फिल्में भी हैं। जय भीम आप देख लो, अभी हाल में आई थी, सिनेमा घरों में रिलीज नहीं हुई, पर ओटीटी पे हम सबने देखा, बहुत बेहतरीन फिल्म थी। उसकी राजनीति जो है वो ऐसी थी कि आप लड़ाई नहीं करेंगे, आपको सोचने पर मजबूर करेगी। कश्मीर फाइल्स को भी लोगों को सोचने पर मजबूर करना था कि हम कहाँ आ गए हैं और कहाँ थे उस टाइम में, कैसे इसको बदल सकते हैं, कैसे इन सब चीजों को ठीक कर सकते हैं। तो दिक्कत यह है कि हम उस दौर में जी रहे हैं जहां पे ठीक करने की तमन्ना लोगों में नहीं है। अब लोगों में जितना बिगड़ा है उसको बिगाड़ कर खत्म करने की तमन्ना है। अब इन लोगों को मुबारक, मुल्क उनका है, आखिर मुल्क है आपका तो मर्जी है आपकी। ये एक पहलू है। दूसरे पहलू पे जो ताऊ कह रहे हैं कि हैदर बनी या बाकी फिल्में बनी, हालांकि हैदर को मैं राजनीतिक फिल्म नहीं मानता हूं, क्योंकि वो उसी कुनबे से आती है ना, गुलजार वाला शंकुल जो है। तो वो लोग राजनीतिक विषयों पे अराजनीतिक फिल्में बनाने के लिए दक्ष हैं, है ना। तो आप माचिस देख लें, हुतु तुतु देख लें, हैदर देख लें। मतलब कश्मीर की लड़ाई को भी दो भाइयों के बीच में भाभी के पोजीशन को लेकर के लड़ाई है, इस तरह से वो फिल्म बना के खत्म कर दिया गया है। विचित्र है। खैर, ये इनको हम खैर गुलजार पे बात नहीं करते हैं, अभी विषय पे रहते हैं। बहुत सारी वो गुलजार वाला शक्कुल आने के साथ ही बाबा को पता नहीं क्या 2000 शब्दों का रिव्यू लिखा था इसीलिए तो। और उसमें यही हमने उनको मतलब बहुत अच्छे से धोया था कि हम हैं कि हम नहीं। उसमें एक नारा है जो सबसे पॉपुलर डायलॉग है उस फिल्म का, हम हैं कि हम नहीं। और हमने ये कहा था कि हम तो हैं ही नहीं, जिस हम की आप बात कर रहे हैं वो तो है ही नहीं इस फिल्म में तो ये प्रॉब्लम है। तो बहरहाल दोनों तरह की फिल्में बनी, मिशन कश्मीर, फिजा, इस तरह की बहुत सारी फिल्में हमने देखी हैं जो कश्मीर पे बनती रही हैं, कश्मीर के इस पहलू पे बनती रही हैं। सच्चाई एकदम ये है कि कश्मीरी पंडित आइसोलेट हुए, उन्होंने बर्बरताएं झेली, उनके साथ में बहुत बुरा हुआ,
कई लोगों ने उनको बचाने की, प्रोटेक्ट करने की कोशिश की गई कि वो भी उसमें बेचारे रगड़े गए। आखिर में उन्होंने भी उनका साथ छोड़ा और कश्मीरी पंडित आइसोलेट होकर वहां से भागने के लिए मजबूर हुआ। अपने जमे जमाए घर परिवार, खेती पाती, सामाजिक राजनीतिक दायरे, सांस्कृतिक स्थल, पुरखों की जो दहलीजें थीं, जो मंदिर थे, देवालय थे, उन सबको छोड़ करके कुछ जम्मू में, कुछ मुंबई में, कुछ बनारस में, कुछ इलाहाबाद में, दिल्ली में, बहुत सारे ये सब आकर के लोग बसे, आकर के जमे, जिसका जहां जहां जो जो कांटेक्ट निकल पाया। कुछ लोग हिमाचल चले गए, कुछ लोग पंजाब चले गए, जिसके जहां जहां संपर्क थे वहां पे वो गए। सरकारों ने उनको लगातार रिकॉग्नाइज भी किया, उनको लगातार बहुत सारी मदद, मतलब मुझे ध्यान है कि 6,000 रुपए महीना या कुछ और रुपया महीना, उसके साथ में राशन, इस तरह की चीजें भी दी गई उनको। यहाँ दिल्ली में एक बहुत बड़ा मार्केट है, यूसुफ सराय मार्केट, एम्स के आसपास का इलाका, और ये दिल्ली के सबसे महंगे व्यस्तम इलाकों में है। यहाँ पे बहुत सारी दुकानें जो हैं मार्केट की, और वो सारी की सारी कश्मीरी पंडितों की, और वो वहीं से आए हुए लोग हैं। अब उनसे बात होती है तो बहुत सारा दर्द सुनने को मिलता है, जो हुआ अब से 35 साल पहले, 87 में, 88 में, 89 में, 90 में। लेकिन वो जाना भी नहीं चाहते हैं, वो अब यहाँ पे रच बस चुके हैं। तो 30 लगातार है, ये बहुत गलत हुआ। लेकिन अब जिंदगी नए सिरे से नई पटरी पे आ चुकी है, और बहुत सारे कश्मीरी पंडितों ने अपने आप को लड़ के खड़ा किया है। ये घाटी से आए हुए लोग हैं, इनमें लड़ने की अदम्य क्षमता है। मौसमों से लड़ते हैं ये, है ना, बहुत प्रतिकूल परिस्थितियों से लड़ते हैं, तो अभी भी लड़े, जम गए। और उसके बाद में 90 से लेकर के अभी तक अनवरत 30 साल जो प्रेत लीला सरकार की चली है कश्मीर में, वो भी एक बहुत बड़ा विषय है। तो 3 साल बनाम 30 साल, ये पूरा आप देख लीजिए। कश्मीरी जो यहाँ हमारे लिए अल्पसंख्यक है और वहां का बहुसंख्यक है, कश्मीरी मुसलमान की सबसे बड़ी समस्या ही यही है कि उसने कश्मीरी पंडितों को वहां से निकाल के, बाहर करके, एक्सक्लूड करके अपने आप को और ज्यादा कमजोर कर लिया। जो कश्मीरी पंडित उनकी ताकत बन सकता था, उसके जाने से ही कश्मीरी मुसलमान आज सबसे कमजोर है, और उसको कभी भी कैसे भी घेरा कूटा पीटा जा सकता है, और वो घेरे कूटे पीटे जाते रहते हैं। और इसके पीछे वही सांप्रदायिक चेतना, वही वैचारिक पीप जो उनके दिमागों में भरा गया लगातार, वही सारी चीजें हैं जो ताऊ बता रहे थे कि कैसे आप अपने आप को एक देश के साथ में आइडेंटिफाई करने लग जाएं, एक किताब के साथ आइडेंटिफाई करने लग जाएं, एक रिलीजियस सेंटिमेंट के साथ में आइडेंटिफाई करने लग जाएं, और बाकी सारी की सारी चीजें जो है वो आपको लगे कि नहीं, बकवास से मिथ्या है, उन्हें खारिज कर देना है। और केवल शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक ढंग से खारिज नहीं करना है, हिंसात्मक रूप से भी खारिज कर देना है। तो जहर किसी ने बोया, यहाँ पे वो जहर पनपा, और उस जहर की कीमत कश्मीरी पंडितों ने 3 साल चुकाई। उसके बाद 30 साल वो भारत की बाकी सड़कों पे चुका रहे हैं, और कश्मीरी जो मुसलमान वहां पे बचे हैं वो वहीं पे रह के चुका रहे हैं। जी, अब जो आप बात कह रहे थे ना, जैसे ये बात सही है कि ये घटना हुई और उसका दर्द बहुत ही रियल है। एक फॉर्मूला है कि अच्छे प्रोपेगेंडा में ना मिलावट ऐसी होनी चाहिए कि वो पकड़ में आसानी से ना आए। सफेद चावल में काले कंकड़ नहीं मिला सकते आप, वो दिखेगा और खटकेगा भी, कोई खरीदेगा नहीं उसको। तो आपको इतिहास तो बताना ही पड़ेगा, आधा अधूरा जैसा भी, सच दिखाना ही पड़ेगा, इमोशंस को दिखाना ही पड़ेगा, जिसको देख करके कुछ लोगों को लगे कि ये मेरी ही कहानी है। बस आपको कुछ नट और बोल्ट बदल देना है। ये चावल कश्मीर से काला है भाई साहब, ये देखिए। नहीं, वो कह रहा हूँ कि जैसे चावल को पीला कर दो और उसमें दाल मिला दोगे ना, तो चावल के साथ वो भी बिक जाएगा। जैसे कश्मीरी पंडितों का दर्द बिल्कुल असलियत है, वो हुआ है, और ये फिल्म हो सकता है कि उनकी कहानी, उनका दर्द हूबहू बहुत अच्छे से, अच्छी इंटेंसिटी से कहती भी हो। मैंने बहुत सारे कश्मीरी पंडितों के ट्वीट्स पढ़े, उनके वीडियोस देखे, जो इस फिल्म को देखकर रो रहे थे, और वो सारे इमोशंस असली हैं, असली लगे देखने में। उस समय जनता दल की सरकार थी केंद्र में, उसके बारे में लिखा भी गया है, वो दर्द हम जानते हैं। समस्या वो दाल के कंकड़ हैं जो जोड़े गए इस फिल्म के साथ। जैसे उसमें वर्तमान में एक नेता का सबसे प्रमुख नारा, बड़ा चर्चित नारा, जो अभी लेफ्ट की राजनीति से कांग्रेस में आ गए, मनुवाद से आजादी और संघवाद से आजादी का नारा 90 में कौन लगा रहा था? ये नारा उस फिल्म में दिखाया गया, और फिर दिखाया गया कि कैसे वामपंथी दरअसल देशद्रोही, राजद्रोही होते हैं। इस तरीके से जो छोटे छोटे सीन्स डाले गए हैं कहानी में, जो क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर जो चीजें जोड़ी गई, जैसे अभी ताऊ कह रहे थे कि उस समय एक आम जनमानस में भी कश्मीर में ये भावना कश्मीरी पंडितों के खिलाफ पैठ बनाने लगी थी। पर कुछ मुसलमान थे, कुछ थे, बहुत नहीं थे, जिन्होंने विरोध भी किया, जिन्होंने गोली भी खाई।
उस विरोध करने की। इस फिल्म में एक भी वैसे लिबरल मुसलमान का चित्रण नहीं है, आप ढूंढते रहेंगे वो मिलेगा नहीं आपको। तो वो कंकड़ वाली समस्या है, समस्या वो नहीं, कहानी पर है अपनी जगह। ये तो फिल्मकार पे निर्भर है ना कि वो क्या दिखाना चाहता है। आप ऐसे समस्याएं ढूंढने लगेंगे तो फिर बहुत सारी फिल्में ऐसी हैं जो बहुत लोकप्रिय हैं इस देश में और बहुत अच्छे भावना से बनाई गई हैं, पर उसमें बहुत सारे ऐसे पक्ष हैं जिसको अगर आप गौर से देखेंगे तो लगेगा कि यार ये तो गलत बात है, ये तो एजेंडा है। तो आप ये नहीं कह सकते कि अच्छे वाले को क्यों नहीं दिखाया, ओवरऑल खराब था बॉस। लेट अस एक्सेप्ट दिस इज अ फैक्ट। अभी हमारे देश का ओवरऑल माहौल खराब है। जो बाबा ने बोला ना कि एक जहर जो वहां की मेजॉरिटी में व्याप्त हो गई थी और जिसने उस पूरे कश्मीर को बर्बाद कर दिया, अगर वही जहर पूरे बाकी क्षेत्र में उसी मात्रा में फैल जाएगी तो पूरा देश बर्बाद हो जाएगा। हमसे सबको सीखना इससे ये चाहिए। बिल्कुल, यही सबसे बड़ी बात ताऊ ने कह दी कि जिस जहर की कीमत कश्मीर आज चुका रहा है 30 साल से, जो जहर उन्होंने पाकिस्तान से लिया या कहीं से लिया, और उसकी कीमत वो आज तक चुका रहे हैं 30 साल। हमारा मेक इन इंडिया है, हमारा घर का है, हमारा तो घर का है। जैसे वो है कि शहर से कहां पहुंचने वाले हैं ये हमको सोचना चाहिए। अत्याचार और त्रासदियों को देखने दिखाने की उपयोगिता है, पर उन्हें किस तरह से दिखाया जाना चाहिए। जैसे त्रासदियों को देख करके जो इंसान की गलती से हुई, ये लगे कि त्रासदियां बुरी होती हैं और जब तक हो सके जितना जोर लगाकर इसे जब तक हो सके टाला जाना चाहिए। हम ऐसी गलतियों के प्रति और संवेदनशील हों, ना कि भुजाएं फड़कें और हम विस्फोटक विध्वंसक आत्मघाती हो जाए। मतलब जख्म पर ना मरहम रखा जाता है, ये मुझे लगता है, जख्म को कुरेदा नहीं लेकिन जाता। भैया एक बात बताओ कुलदीप, आप ज्ञान बहुत अच्छा दे रहे हो, मुझे अच्छा भी लग रहा है क्योंकि मैं आपके विचारधारा का खत्मी हूँ, पर आप दूसरे नजरिए से देखो। हर आदमी स्टीवन स्पीलबर्ग नहीं होता कि वो पूरी फिल्म बना दे होलोकॉस्ट पे और नाथीज के प्रति आपके मन में घृणा ना हो, कि नाथी से घृणा ना हो। ऐसी फिल्म बनाओ कि हम यहूदियों पर हुए उत्पीड़न अत्याचार को भी दिखा सके, पर नाजियों के खिलाफ किसी तरह की भावना भी ना बढ़े। हाँ नहीं, वो बात नहीं है। ऐसा फिल्म बनाना स्टीवन स्पीलबर्ग कर सकते हैं, विवेक अग्निहोत्री के वश की बात नहीं है। नाजी की बात नहीं, अगर आप नाजी को क्रिश्चियन से रिप्लेस कर दें तब समस्या है। नाजी एक विचारधारा थी, अब देश में, अब पूरी दुनिया में वो बहुत कम बची है। लोग नियो नाजी वाली कौन बात कहता है कहते हैं। क्या आज तक आपने सुना है किसी को पता था क्या कि जो अगर उसका मौजूदा पॉलिटिक्स पर एक असर होने लग रहा है और अभी के जो भैया, तो संतोषी माँ, यशोदा जी, सीता मैया, दुर्गा जी, लक्ष्मी जी, ये सब महिलाओं देखो सब साची का लहंगा पहन करके पर्दे दिखाई दे रही हैं। क्या कीजिएगा आप, टुकड़े टुकड़े गैंग वाला नारा अगर इस फिल्म में आ गया, 20 साल बाद का नारा, 30 साल बाद का नारा 30 साल पहले पहुंच जाता है, तो ये तो गुलिवर एंड लिलीपुट वाला मामला है भाई साहब। मूर्खों को काना भी सिनेमा दिखा सकता है। नहीं, वो सेम चीज माय नेम इज रागा फिल्म के साथ भी है। वो आपने देखी होगी, बहुत घटिया डबिंग के साथ वो फिल्म बनाई गई है। उसमें राहुल गांधी की आवाज की घटिया मिमिक्री करने की कोशिश एक एक्टर करते हैं, उसमें भी इसी तरह की समस्याएं हैं। जैसे द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर को तय करके चुनाव के आसपास रिलीज कराया गया। विवेक ओबरॉय की भी एक फिल्म आई थी जिसमें उसने दाढ़ी लगाई है, वो उसके बारे में भी हम सुनते हैं। उसी की बात कर रहा हूँ, द एक्सीडेंटल प्राइम, या ठाकरे जो फिल्म बनी थी, उसमें कौन सा ठाकरे साहब के जो विवादित चीजें थी उनका जिक्र था। कोई जिक्र नहीं था, वो तो वहां से पास कराई गई, सेंसर बोर्ड से पहले वो ठाकरे बोर्ड से पास हुई है। पर ये कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, वर्ल्ड हिस्ट्री में भी इस तरह की फिल्में बहुत सारी दिखती हैं। जब ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय ब्रिटेन और जर्मनी अपने यहाँ पे बहुत सैन्य थीम वाली सेना के एक्शंस को ग्लैमराइज करने वाली फिल्मों में निवेश कर रहे थे अपने वॉर को जस्टिफाई करने के लिए, तब ये कॉन्फ्लिक्ट अमेरिकी समाज के सामने भी था और लोग दो धड़ों में वहां बट गए थे, वॉर समर्थक और वॉर विरोधी। और उस समय तक अमेरिका कूदा नहीं था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, 1916 की बात मैं कर रहा हूँ। तब अमेरिका में एक फिल्म आई थी सिविलाइजेशन नाम से, वो बड़ी चर्चित रही है वो फिल्म पॉलिटिकल फिल्मों के नजरिए से। उसमें एक सबमरीन कमांडर होता है फिल्म की कहानी में, जो दुश्मन देश के सिविलियंस जो एम्यूनिशन लेके जा रहे होते हैं उन पे फायर करने से मना कर देता है। और एक तरह से ये वॉर विरोधी फिल्म थी और इसने अमेरिकन्स की चेतना में ये इंजेक्ट की कि वॉर अच्छे नहीं होते। और इस फिल्म ने वुडरो विल्सन को चुनाव जीत करके वापस सत्ता में आने में मदद की 1916 में, क्योंकि अमेरिकन्स को लगा कि अच्छा हुआ यार, वॉर इतना बुरा है, हम इसमें नहीं कूदे। वो एक अलग बात है कि अमेरिका को 1 साल बाद जंग में फिर शामिल होना ही पड़ा, क्योंकि
अमेरिकन्स उसका शिकार होने लगे जहाज में और अमेरिकन्स मारे गए उनके हमले में। पर ये उस चुनावी जीत में वुडरो विल्सन की इस फिल्म की सिविलाइजेशन की बड़ी भूमिका थी। तो प्रॉब्लम मुझे बस यही आती है, फिल्म को देख करके अगर आदमी, किसी भी तरह की फिल्म बने, फिल्म को देख करके अगर व्यक्ति घर चले जाए और फिल्म देख ली, अब हमने, अब देखेंगे हम राय बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, अगर कहीं इसका इस्तेमाल जनमत को प्रभावित करने में होने लगे, मुझे तभी बस समस्या वहां होने लगती है, क्योंकि फिर ये एक ट्रेंड बन जाता है। फिर बहुत सारे लोगों को इसमें बिजनेस दिखने लगता है, आपके टैक्स फ्री भी हो जाएगा, आप 15 करोड़ में फिल्म बनाइए, 60 करोड़ का मुनाफा अभी तक ये फिल्म ले चुकी है। प्रधानमंत्री और मौजूदा सरकार के बहुत सारे मंत्री इसको देखने की अपील कर चुके हैं। ऑस्कर मिलेगा इसको, आप निश्चिंत रहिए। और ऐसी फिल्म क्यों बनाना जो कि आदमी एंटरटेन होके घर चला जाए। गोविंदा की फिल्में तो ऐसी होती थी ना, प्रेम कथाएं ऐसी करण जौहर बनाते हैं तो अपने हमारे महान मुख्यमंत्री, दिल्ली के महान मुख्यमंत्री, हमारे पूर्व मित्र, वो प्रायः हमसे कहते थे कि यार फिल्म ना 3 घंटे हंसाए और उसके बाद अपन भूल जाएं, ऐसी होनी चाहिए। और इसलिए वो डेविड धवन की सारी फिल्में देखते थे, श्रीयुत केजरीवाल जी महोदय। अरे तब तो मैं तो बिल्कुल उनके पक्ष में, मैं उनको वोट भी दे दूंगा इस बात पे। मैं भी ऐसी फिल्में देखना चाहता हूँ और देखता हूँ, बहुत ज्यादा ऐसी फिल्में देखता हूँ जिसमें मुझे दिमाग नहीं खपाना पड़े। पर फिल्म एक मीडियम है जिससे आप राजनीतिक संदेश देते हैं, और वो सभी बहुत सारी फिल्में देती रही हैं। आप बाबा ने जिक्र किया जब नेहरूवियन सोशलिज्म को कैसे फिल्में इसलिए बनाई जाती थी कि उसको उस थॉट को और पुख्ता किया जाए। पर हकीकत यही है कि देश उस समय एक पार्टीशन से गुजरा, एक नया देश बना था। कॉन्स्टिट्यूशन और पार्टीशन 2 चीजें था। कॉन्स्टिट्यूशन भी एकदम अस्वीकार्य चीज थी, लगभग एकदम बिल्कुल नई चीज ला के रख दी गई थी। तो इस देश में आवश्यक था कि हम इसकी जड़ों को मजबूत करें, जो भी हमने स्थापित किया था। तो हम बनाते थे अमर अकबर एंथनी, हम बनाते थे फिल्में जिसमें कि जो पॉपुलर फिल्में भी होती थी, जिसमें कि हम सोशलिज्म, खास करके नेहरू के चश्मे से, उसको और मजबूत करें। हम ये भी चाहते थे कि सांप्रदायिक सौहार्द, जो बहुत बड़ी चीज थी खास करके हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में, क्योंकि एकदम मार काट लहूलुहान देश जन्मा था। वो जो पहला महीना था वो बहुत ही खराब था। तो उस लिहाज से भी हमें जरूरत थी कि इन 2 कम्युनिटीज को साथ लाया जाए। हमको ये बार बार दिखाया जाए कि हमारा खून एक है, हम एक हैं। लेकिन जब आप 70 साल के हो गए, 65 साल के हो गए, तो फिर आपको लगने लगा कि यार जो कुछ पार्टीशन पे भी जो फिल्में बनी उसमें हमने क्या देखा, हमने दर्द देखा, और उस दर्द में हमने यूनिटी देखी। अब जो है दर्द में हम डिवीजन देखते हैं कि तुमने मुझे सताया था, मैंने या तुमने मुझे सताया था, दोनों तरफ से ये बातें होती हैं। तो अब जो है इस तरह की आवाजें उठना, इसलिए एक प्रोग्रेशन है नेचुरल सा, कि ये यहाँ पर नहीं है, पूरी दुनिया में है। ये ग्लोबल एक फिनोमेनन है कि आदमी जो है अब डिवीजन को बहुत ही स्टार्क बनाना चाहता है, बहुत स्पष्ट कर देना चाहता है कि मैं हूं, तुम हो। अब हम वाली बात जो है वो उन फिल्मों के साथ चली गई। ये दौर कब खत्म होगा ये मैं नहीं कह सकता। हम सभी चाहते हैं जल्दी से खत्म हो जाए और बिना किसी लहू के जमीन को पर गिरे खत्म हो जाए, पर ऐसा लगता नहीं है। समय लगेगा। ताऊ, आप आशान्वित हैं, आप बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं। मुझे नहीं लगता है, क्योंकि देखिए 70 साल तक, मैं यही कह रहा हूं ना, जो कुलदीप कहना चाह रहे हैं उसमें बात पॉलिटिकल इंटेंशन की है। नेहरू का पॉलिटिकल इंटेंशन और आज के समय का पॉलिटिकल इंटेंशन, इसमें जो एक बुनियादी फर्क है वो यही है कि आप ये देखें कि 70 साल या 60 साल जितनी भी फिल्में हम देखते रहे, उन फिल्मों की पटकथा का पूरा लब्बो लबाब क्या है? इतना ही है कि भ्रष्ट लोग, अपराधी तत्व, इस तरह के लोग हर जगह पे हैं। वो हमेशा लोगों को सताते और पीड़ा देते आए हैं, लेकिन अंत में जीत न्याय की होती है, अंत में जीत कानून की होती है। अगर कानून की नहीं होती तब भी कोई ना कोई न्याय कर ही देता है, रॉबिन हुड करके। ये बताया जाता रहा। जितनी भी कम्युनल टेंशन्स के ऊपर फिल्में बनी, आप देखिए शोले में एक ए.के. हंगल का एक शॉट है और उतना बहुत पर्याप्त है। वो जो अब्दुल की मौत पे उनका रोना है, उसमें पूरा गांव शामिल है। तो वो बहुत बहुत बड़ी चीज है और उसको इंश्योर किया जाता रहा। हमेशा जब भी दंगों पे फिल्म बनी तो उसका लब्बो लबाब यही था कि भैया ये 2 संप्रदाय नहीं लड़ रहे हैं। आखिर में जब फिल्म खत्म होती तो समझ में आता था कि संप्रदाय में कुछ लोग राजनीतिक और आर्थिक हितों के लिए सांप्रदायिकता का सहारा देकर के आग लगाते हैं और लोग इसमें झुलसते हैं। फायदा इन चंद लोगों को होता है। ये मंत्री बन जाते हैं, ये शपथ ले लेते हैं, ये मुख्य एम्बेसडर में घूमते हैं, वो काजल लगाए, लंबी दाढ़ी रखे एक आदमी है, उसने बहुत पैसा कमा लिया है, और ये एक जो धोती कुर्ता पहन करके
मुख्यमंत्री बन गए हैं, इन्होंने बहुत पैसा कमा लिया है। तो सारा इंटेंट ये था। अभी वो रायता खत्म करके एक नई चीज आ गई है कि नहीं नहीं, तुमने हमारा दर्द नहीं देखा, हम तुम्हें अपना दर्द दिखाएंगे। इस दर्द को दिखाने की प्रक्रिया में कोई रिजोल्यूशन नहीं है, कोई समाधान नहीं है, कोई वे आउट नहीं है, कोई गैस निकाल करके कुकर को इजी नहीं कर रहा है। लगता है कि विस्फोट हो जाएगा चौके में, क्योंकि सीटी के ऊपर पत्थर धर दिया गया है। तो ये जो है ये अच्छा नहीं है। लेकिन मैं फिर वही कहता हूं कि रामायण 1000 तरह की है। उन 1000 तरह की रामायणों को बताने पे प्रतिबंध लग चुका है, लेकिन है 1000 तरह की, और वो रामायणें आपस में एक दूसरे से टकराती रही हैं। सिनेमा में भी उस तरह का टकराव देखने को मिलेगा, साहित्य में भी उस तरह का टकराव देखने को मिल रहा है। इतिहास में वो टकराव हम देखते आ रहे हैं, जहां पे स्वरूप कुछ कह रहे हैं, रोमिला थापर कुछ कह रही हैं। ये एक शिकायत है इस फिल्म से भी बाबा, ये बहस शुरू हुई है कि हमसे इतिहास छुपाया गया है ना। बहुत सारी चीजें बताई नहीं गई। अरे कैसे बताते, आप बारूद के ढेर थे, माचिस तो छुपाना ही था। हम क्यों माचिस, ये तो जो भी किया गया था, ये कोई नहीं बताना चाह रहा है कि इतिहास छिपाना क्यों जरूरी था। इस पे कोई बात ही नहीं हो रही है। ये कोई नहीं बता रहा है कि इतिहास से निकल करके सामने देखना जरूरी था, भारत को एक नए रास्ते पे लेकर जाना जरूरी था। इतिहास का रोना पीटना करने की आवश्यकता नहीं थी, विभाजन का रोना पीटना करने की आवश्यकता नहीं थी। हिंदू मुगल आक्रांताओं और शक हो यूनानी अंग्रेज, इन लड़ाइयों में वापस घुसने की जरूरत नहीं थी। जातीय विभेद, महिलाओं के साथ विभेद, वर्ग विभेद, मनुस्मृति, इन सारी चीजों में घुसने की आवश्यकता नहीं थी। हमने ये तय किया था कि हम 47 के बाद एक नए भारत की ओर जाएंगे, और उस भारत के लिए हमने एक कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाया, और हमने एक पूरा सोशियो पॉलिटिकल और कल्चरल अरीना भी तैयार किया, जिसमें हम इस तरह की चीजों को एम्फसाइज करेंगे, कैसे उस कॉन्स्टिट्यूशन का इजी ट्रांसफर अवाम तक हो। मुझे लगता है कि इस पूरे कल्चरल स्पेस ने, इस पूरे सामाजिक सोच ने, जो उस वक्त के राजनीतिक लोगों की थी, शंकर की जटाओं का काम किया। वरना कॉन्स्टिट्यूशन की गंगा जो है वो पाताल चली जाती पार करके, लोग उसको समझ नहीं पाते। उसने साधा और फिर धारा आराम से उसको गैंजेटिक प्लेन्स में आने दिया, उस कॉन्स्टिट्यूशन को उतरने दिया लोगों के बीच में। अब वो 70 साल बाद संकट में है, तो कोई दिक्कत नहीं, सबको स्पेस मिलना चाहिए। चिंता करो मती। राजनीतिक फिल्मों की उपयोगिता है बिल्कुल। एक बात मैं बाबा बोलना चाहूंगा कि हम सोच के दृष्टि से कहाँ हैं, ये देखने के लिए कल एक चित्र मैंने देखा। भगवंत मान सिग्नेचर कर रहे थे मुख्यमंत्री। अरे वाह, अरे क्या बात है। उनके पीछे 2 तस्वीर थी, ऐसी और भगत सिंह की। ऐसी चित्रों में हमेशा पीछे गांधी हुआ करते थे, और ये गांधी को हमने ऐसे डिसलॉज किया है कि आम आदमी पार्टी भी अब उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं है। हमने अपनी चेतना से यूं किनारा करना चाहा है उनसे, क्योंकि वो उस सोच के थे जो सोच अब हम इरिलेवेंट बना देना चाहते हैं। गांधी कभी भी इरिलेवेंट नहीं होगा, पर हम बना देना चाहते हैं। तो एक ताकत है जो उसको इरिलेवेंट बनाना चाहती है। अभी जो दूसरी उभरती ताकत है, वो भी उसको बार्जपोल से नहीं छूना चाहती। उन्होंने देखा क्या करें, तो पीछे में अंबेडकर तो लगाना जरूरी है, क्योंकि उससे वोट आएंगे, और उसके बाद उन्होंने एक नया आइकन गांधी जी की जगह फिट किया। भगत सिंह से मतलब वो मेरे भी आइकन है ना, पर मेरा गांधी से ज्यादा प्रेम भगत सिंह से है, मेरा तो व्यक्तिगत रूप से। लेकिन मैं गांधी को देखने का आदी हूँ। जब वो तस्वीर मुझे नहीं दिखती है, तो मुझे लगता है कि हम देश बदल रहा है या बदल चुका है। ताऊ, जब गांधी का चश्मा और गांधी जैसे अन्ना और गांधी जैसी बातें और गांधी जैसे सत्याग्रह से बनी पैदा हुई, ये दूसरी पार्टी है। कांग्रेस गांधी बना के गए, गांधी की फोटो लगा के पैदा होने वाली ये पहली पार्टी है। इसके पहले की जितनी भी पार्टियां हैं वो बाकी और मतलब गांधी को भी लगाते रहे, लेकिन वो किसी और वजह से पैदा हुए। है ना, किसी को जेपी ने पैदा किया, किसी को लोहिया ने पैदा किया, किसी को नंबूदरीपाद ने पैदा किया, किसी को जो है वो एमटीआर ने पैदा किया। तो सबके जन्मदाता अलग अलग हैं। ये तो गांधीगिरी से पैदा हुई पार्टी, मतलब ये तो गांधीगिरी से पैदा हुए हैं। ये तो मतलब बप्पा सरनेम हटा दें अपने नाम से। गजब है भाई साहब। ऐसी होली गांधी जी के साथ किसी ने नहीं खेली थी भाई साहब, जैसी भगवंत मान ने खेल दिया। अब पंजाब भगवंत भरोसे है। ठीक है, तो पर यही है, वक्त की बात है भाई साहब। सिनेमा और फोबिया जो है, अभी यूएन ने बहुत सारे इस्लामिक देशों ने ये कहा कि इस्लामोफोबिया के खिलाफ एक दिन होना चाहिए, तो यूएन ने उसको स्वीकार कर लिया है कि ठीक है, इस्लामोफोबिया के खिलाफ एक दिन हो। और फिर गाना गाएंगे हम लोग, एक दिन बीत जाएगा माटी के मोल। उस पे आगे करनी है बात। मैं 3 तालियों से ये कहना चाहूंगा कि अगर आप इस बातचीत में कुछ जोड़ना चाहें
ये फिल्म जिन्होंने देखी हो वो इसमें कुछ इजाफा करना चाहें तो आप हमें radio@aajtak.com पर या व्हाट्सएप पर हमें भेज सकते हैं 9953323303 पर। एक चीज और है कि ये अपना जो व्हाट्सएप ग्रुप है 3 तालिये नाम से, उस पे जो पॉलिटिकल डिस्कशंस होते हैं, देखिए 3 तालियों मित्रता सबसे महत्वपूर्ण है, उसको ना खोएं राजनीतिक रस्साकशी में। शुभम ने मुझे कहा कि इसको जरूर एक बार एड्रेस कर लीजिएगा कि आपस में आप चर्चा कर सकते हैं, हम रोकना नहीं चाहते उसके लिए, लेकिन दोस्ती बनी रहे, परस्पर सम्मान बना रहे। 3 तालियों की एक रूल बुक है जो हमने उस व्हाट्सएप ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई है। जब कभी कंफ्यूजन हो उसको याद करते रहें। जब किसी से कभी गिला रखना, सामने अपने आईना रखना। हाँ, एक ब्रेक ले रहे हैं इसी नोट पे और बात करेंगे उस पार कि डर के आगे क्या है और डर के पीछे क्या है। हेलो डॉक्टर आज तक रेडियो की एक खास सीरीज है जिसमें हम आपकी सेहत से जुड़े टॉपिक्स पर काम की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से बात करके। यानी अलग अलग बीमारियों पर मशहूर डॉक्टरों का ज्ञान, उनकी सलाह घर बैठे आप तक पहुंचती है हर मंगलवार सुबह आज तक रेडियो पर। 3 ताल सुन रहे हैं आप आज तक रेडियो पर कमलेश ताऊ, पाणिनी बाबा और कुलदीप सरदार के साथ। और अब बात करनी है डर पर और फोबिया पर। डर वो होता है जब डरने का कारण हो। डर एक नेचुरल रिस्पॉन्स है शरीर का। आपके सामने एक एक्चुअल थ्रेट हो तो आप डरेंगे। लेकिन फोबिया एक ऐसा फियर रिस्पॉन्स है जो तब भी होता है जब आप खतरे में नहीं होते, पर आपको लगता है कि आप खतरे में हैं। तो ये एक क्लिनिकल डेफिनेशन है, दोनों में फर्क ये है। बाद में फोबिया में काफी प्रीफिक्स जोड़े गए, उसमें कई हल्के और कई कम खतरनाक डरों को भी बाद में फोबिया कहने लगे बोलचाल में। पर आज अपन सामान्य मानविकी के डर और फोबिया की बात अधिक करेंगे। शुरुआत लेकिन उस खबर से करते हैं जिसका जिक्र अभी ताऊ कर रहे थे। इस्लामोफोबिया विरोधी दिवस यूएन ने एक्सेप्ट कर लिया। 15 मार्च को एंटी इस्लामोफोबिया डे होगा। ओआईसी का ये प्रस्ताव था, जो मुस्लिम देशों का संगठन है। लेकिन भारत ने इस प्रस्ताव का विरोध किया और कहा कि ये फोबिया सिर्फ अब्राहिमिक रिलीजन्स तक सीमित नहीं है, हिंदू, सिख और बौद्ध भी धार्मिक फोबिया के शिकार होते रहे हैं। तो ये रेजोल्यूशन कोई मिसाल कायम नहीं करता है। और इसके बाद क्या होगा कि बाकी धर्मों के फोबिया पर भी प्रस्ताव आने शुरू हो जाएंगे। तो एक एक करके हर फोबिया का एक, हर रिलीजियस फोबिया का एक डे बना लीजिए तो यूएन खेमों में बट जाएगा, हो जाएगा फिर पूरा। हाँ, तो फ्रांस ने भी इस दिवस के ठीक बाद में इसको मना सकते हैं। हाँ, अगर फोबिया पखवाड़ा हो तो हिंदी दिवस के ठीक बाद में 15 दिन जो है। ताऊ, आपको ये लगता है कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स में इस्लामोफोबिया एग्जिस्ट करता है और क्या उसे अलग से एड्रेस किए जाने की जरूरत है? बाकी डरों पे, सामान्य मानविकी के डरों पे बात करने से पहले इस पर थोड़ा बात। देखो, एक तो फर्जी है ये। दुनिया की 25% आबादी, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म जनसंख्या के मुताबिक, जिनके पास अकूत दौलत भी है, न्यूक्लियर हथियार तक हैं, सब कुछ है उनके पास, उनको किस बात का इस्लामोफोबिया का डर है? पहली बात, मैं इस्लामोफोबिया से अग्री नहीं करता हूँ। फोबिया चूंकि एक रैशनल फियर होता है, जो कि मतलब झूठा डर। इस्लामोफोबिया दुनिया को है, उसका एक कारण है। और इस्लाम पर, जैसे हिंदू लोग इस्लामोफोबिक होते हैं, है ना, उनको इस्लाम से क्या डर? सबसे ज्यादा इस्लामोफोबिया तो मुसलमानों को होनी चाहिए ना, क्योंकि सबसे ज्यादा फियर जो है वो तो अब इस्लाम के जो भी का भी जो स्याह पहलू है वो तो उनको ज्यादा अफेक्ट करता है। आपको कहाँ करता है? आप तो मस्त घूम रहे हो इधर उधर। क्रिश्चियंस को क्या होता है इस्लाम से? कुछ भी नहीं। एक्चुअली ये इस्लामोफोबिया जो वर्ड है, मैं इस्लाम से डरता हूँ तो इसको फोबिया नहीं कह सकते, इसको फियर ऑफ इस्लाम कह सकते हैं। ये फोबिया नहीं है, मुस्लिमोफोबिया है दुनिया में। मुस्लिमों से लोग डरते हैं, जो कि फोबिया है, क्योंकि डरने का कोई कारण नहीं है। वो भी आदमी है जैसे कि आप आदमी है। ये प्रस्ताव अगर मुस्लिमोफोबिया का होता तो मैं समझता कि सही है, क्योंकि पूरी दुनिया में मैं देख रहा हूं कि मुसलमानों के प्रति एक द्वेष और उनसे एक बिना आधार का डर फैला हुआ है कि वो मुसलमान है, वो कुछ कर डालेंगे हमको। और दूसरी बात, ये मुसलमान है, मुझे इससे दोस्ती नहीं करनी, मुझे उसके साथ नहीं रहना, वो ठीक नहीं है। बेसिकली घृणा, जो एंटी मुस्लिम हेट्रेड है, जिसको आप मुस्लिमोफोबिया कह सकते हैं, वो दुनिया भर में फैला हुआ है और उसके खिलाफ बहुत कदम उठाए जाने चाहिए, सॉफ्ट, हार्ड, हर तरह के। इस्लामोफोबिया फर्जी है। इस्लाम से डर जो है वो सचमुच का है लोगों को, क्योंकि इतिहास है लंबा।
बहुत फूटा है, बहुत फूटा है। यूरोप में हो, यहाँ हो, जहां जहां भी एक वक्त गुजरा है जो इनका, मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बहुत पहले की बात कर रहा हूं, तो वो हो सकता है कि एक मीम हो गया हो, पर इस्लाम का डर अभी भी मैं मानता हूं कि मुसलमानों को सबसे ज्यादा होना चाहिए, बाकी लोगों को नहीं, क्योंकि उनको भोगना पड़ता है इस्लाम। मैं तो हिंदुइज्म को भोगता था, धीरे 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 मुक्त हो गया उससे, क्योंकि मैं क्या कर सकता, मेरे चारों तरफ हिंदू थे। जैसे मैं अजान जो सुबह सुबह होती है या नमाज के लिए आपको पुकारा जाता है लाउड स्पीकर से, कुछ लोगों को बहुत मेलिफुलस लगता है, बहुत धुन सी आती है, उनको बहुत मधुर लगता है स्वर, मुझे नहीं लगता है ना, लेकिन तो नहीं पड़ता ना। आप उसकी सोचो जिसको उठ के जाना पड़ता है। लोग कहते हैं यार तुम अजान, ये तो इस्लामोफोबिया है, तुम अजान। मैं भैया मैं बर्दाश्त करता हूँ, जैसे मैं बाकी लाउड स्पीकर बर्दाश्त करता हूँ। अन्य धर्मों के भी लाउड स्पीकर होते हैं ना, उनका अकेला थोड़े ना है, उनका 5 बार बजता है, हो सकता है इनका शाम में और सुबह बजता हो, पर मैं बर्दाश्त करता हूँ, पसंद नहीं है मुझे। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि हो सकता है दूसरे लोगों को पसंद नहीं हो, पर हम उसको बोलते हैं टोलरेंस, एक्सेप्टेंस नहीं, टोलरेंस कि नहीं, हम सभी रहते हैं, सब अपना अपना घंटा बजाते हैं, तो उनका भी लाउड स्पीकर बजता है, कोई बात नहीं। और ऐसे इस देश में लोग रहते थे, ऐसे पूरी दुनिया में रहते थे। फिर क्या हुआ, 9/11 के बाद बहुत ज्यादा ये चीजें बढ़ी, वो बहुत ही अजीब सा दिन है 9/11। उसके बाद जो है ये माहौल वेस्ट में फैला और हमारे यहाँ भी फैला। फिर एक इंटरनेट है, सारी धर्मों में बुराइयां होती हैं, है ना। अब इंटरनेट से जो है सबको एक्सेस करना शुरू हो गया। पहले क्या होता था कि मैं जब कोई मुसलमान बंधु या किसी मौलवी से मिलता था, मुझे अच्छी अच्छी बातें बताता था इस्लाम, और कौन बताएगा मुझे, विद्वान तो वही थे, जानने वाले वही थे, वो मुझे अच्छी अच्छी बातें बताते थे, और जो अच्छी बातें नहीं थी वो अपने आप पे रखते थे। अब जो है चूंकि इंटरनेट आ गया, तो वो सारी बातें, अच्छी वाली बुरी वाली, दोनों बाहर है, दोनों का प्रचार हो रहा है। तो आप अगर दूसरे धर्म को मानते हैं तो आपको ऑब्वियसली उसकी अच्छाई तो अच्छी लगेगी नहीं, आपको उनकी बुराइयां दिखेंगी, और फिर आप धीरे 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 आपको एक आइडियोलॉजी से हो सकता है कि द्वेष हो सकता था, पर आपने उसको उसके फॉलोअर्स पे लागू करना शुरू कर दिया, और फिर आपने मुसलमान को दुश्मन बना लिया, और फिर मुसलमान के साथ आपने ऐसे व्यवहार किए कि मुसलमान जो आम मुस्लिम है उसको ये महसूस होने लगा कि मैं अलग हूं। तो उसने जब कहा कि तब मैं अलग हूं तो फिर मैं अलग तरह से रहूंगा, फिर आपने कहा ये तो अलग तरह से रहता है, एंड देन वी बोथ ऑफ देम फेड ऑन ईच अदर, एक दूसरे से शक्ति प्राप्त करके ये दोनों धड़े, इसमें एक धड़ा बाय द वे, ज्यादातर देशों में मुसलमान एक पक्ष है और क्रिश्चियन देशों में क्रिश्चियन दूसरा पक्ष है। भारत में जो ये कट्टरवाद हिंदुओं में आया है वो एक दूसरा पक्ष है। पर इस्लामोफोबिया जो है वो एक फर्जी चीज है। मुस्लिमोफोबिया बहुत रियल है। इसके खिलाफ हम सबको हर तरह के कदम, आधिकारिक, गैर आधिकारिक, सामाजिक, जैसे भी आंदोलन करके इसके खिलाफ तो काम करना पड़ेगा सतत। चूंकि ये जाएगा नहीं, ये फेज बहुत जल्दी नहीं जाएगा, पर हमें लोगों को ये समझाना पड़ेगा कि आप जैसे मुसलमान हैं, उनको हिंदुइज्म पसंद नहीं हो, पर हिंदू से आपको क्या नफरत। वैसे ही हिंदू अगर हैं आप, बहुत कट्टर हिंदू हैं, और आपको इस्लाम से परहेज है तो रखिए, किसने कहा है, पर मुसलमानों से परहेज ना कीजिए। इसको ये डिस्टिंक्शन बना के रखना पड़ेगा कि मुसलमान और इस्लाम, हिंदू और हिंदुइज्म या सनातन जो पुस्तकें हैं और आदमी जो है वो अलग है। आदमी होता है, कल को बदल जाएगा तो फिर आपको प्यारा लगने लगेगा। ए.आर. रहमान मुसलमान है ना, तो क्या करोगे आप? जॉन एलिया और हाँ नौशाद मुसलमान थे तो क्या मुसलमानों के संगीतकार थे? अभी ऐसा वक्त है, मैंने लोगों को कहते सुना है, यार क्या मोहम्मद रफी के गाने लगा रखे हैं, किशोर कुमार के लगाओ। समझ रहे हो ना, इस गर्त में जाकर के इतने कीचड़ में धंसे हुए हैं कि नाक तक आ गया है कीचड़, पर अभी भी जाग नहीं रहे कि यार ये घुस जाएगा तो मर जाएंगे, वो रहेंगे कहाँ और किसके भरोसे रहेंगे, कैसे रहेंगे, किस चीज को अप्रिशिएट करेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या देश बनेगा। ये अपने देश की बात, दुनिया भर में ये बात अमेरिका में सबसे ज्यादा फैली, फिर यूरोप में फैली, और चूंकि रिफ्यूजी क्राइसिस वहां पे हुआ था, आपको पता है, जब मिडिल ईस्ट में बहुत ज्यादा संकट हुआ तो रिफ्यूजी होकर के, बहुत मजबूर होकर के लोग पानियों में डूब डूब कर कैसे कैसे करके यूरोप पहुंचे, और फिर वहां के समाज में भी ये बिखराव दिखने लगा। वो रिफ्यूजीज को जो है बुरी तरह से ट्रीट करने लगे कि तुम जो है हमारे यहाँ आकर हमको बदल रहे हो। अच्छा, रिफ्यूजीज जो है वो ऑब्वियसली अपने अपने विभिन्न कारणों से भागे हैं। बाय द वे कुछ इस्लाम के चलते भाग गए, जिन देशों में इस्लाम कड़ाई से लागू किया गया और लोग बहुत सारे लोग, बहुत से ताऊ बहुत सही बात कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग इसलिए नहीं गए कि वहां पे गृह युद्ध है। कई सारे लोग रिफ्यूजी इसलिए बने क्योंकि उनको लगा कि ये धर्म और इसके इर्द गिर्द ये बनता हुआ समाज, ये जहां पहुंच गया है, इसमें मैं अपने बच्चों का और अपना भविष्य नहीं देखता और मुझे यहाँ से निकलना है। बहुत सारे लोग निकल के गए। अभी हम लोग 10 एपिसोड पहले गुड
डॉक्टर सीरीज की बात कर रहे थे, और उसमें मैंने बताया कि कैसे एक अफ्रीकन कंट्री से एक महिला आई हुई है और वो इसलिए नहीं चाहती है कि अपने बच्चे को दवा नहीं दे रही है, जिसको हार्ट का कुछ रेयर किस्म का प्रॉब्लम है, इसलिए वो अपने बच्चे को दवा नहीं दे रही है, जाना पड़ेगा, वापस न जाना पड़े। और उसी में यूरोप में रहने वाला एक परिवार ऐसा है जो यूरोप में रहते हुए भी बेटी का खतना जरूरी कराना चाहते हैं, और वो उसके लिए तैयार नहीं है। वो कहती है कि मैं अपनी सेक्सुअल रियलिटी को पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकती हूँ, उस प्लेजर को और उस स्पेस को, उस आइडेंटिटी को मैं पूरी तरह से किल नहीं कर सकती। तो ये भी लड़ाई चल रही है। तो ये हुआ ही है। ताऊ जो बात कह रहे हैं ना कि जो यूरोप में हो लिया और जो अमेरिका में हो लिया, हमारी तो आदत है ना, जब बाकी जगहों पे हो लेता है तो फिर हम कहते हैं अच्छा हमारे यहाँ कैसे नहीं हुआ। कोरोना हो गया है ये, बाकी जगहों पे होता है फिर हमारे यहाँ होता है। एक चीज दाऊ इसमें इंसान और इससे अलग, जैसे चूंकि ये तो इटली में नहीं मर रहे हैं, इटली में नहीं मर रहे हैं, क्या मरा ग्लोबल मंच पे ये बात कही गई, और वो मैं कह रहा हूँ कि क्या ये वर्ल्ड ऑर्डर के लिहाज से, विदेश नीतियों के नजरिए से अलग अलग देशों की इस्लामोफोबिया डिसीजन मेकिंग को प्रभावित कर रहा है क्या? अभी आपको करता हुआ दिखता है क्या कि मतलब कि आप ये ग्लोबल लेवल पे मैं बात देखो भैया, ग्लोबल लेवल पे जो रिश्ते होते हैं ना वो अन्य चीजों से ड्राइव होते हैं, रिलीजन से नहीं होते। हाँ, वही मैं बात कर। नरेंद्र मोदी के सबसे अच्छे मित्रों में से मिडिल ईस्ट के देश हैं, है ना, जहां से ये आवाजें भी उठती हैं कि इनके शासनकाल में जो यहाँ की मुस्लिम माइनॉरिटी है, मतलब अच्छी खासी संख्या में है, उन देशों की आबादी से कुल मिलाकर के भी ज्यादा मुसलमान यहाँ रहते हैं। पर आप देखें कि क्या हम अपने अंतरराष्ट्रीय संबंधों को इससे तोलते हैं? नहीं। ऐसा है कि वहां पे जो स्वार्थ होते हैं वो दूसरे तरह के होते हैं। क्या ये जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज है, या जो जिसको हम इस्लामिक ब्लॉक बोलते हैं, क्या वो एक साथ है? नहीं है। वहां पे एक बहुत बड़ा बंटवारा है, वो है ईरान और सऊदी अरेबिया का, जो बिल्कुल दोनों एक धर्म के दो सेक्ट हैं। उनके बीच में इतना बड़ा बंटवारा है कि लोग कहते हैं कि तीसरे विश्व युद्ध का कारण बन सकता है वो। ये पोस्ट कुरान रियलिटी के डिवाइडेड लोग। हाँ, अंतरराष्ट्रीय संबंधों में, जियोपॉलिटिक्स में ये कोई ग्लू नहीं रहा है। सारे मुस्लिम देश एक तरह से वोट नहीं करते। इस वाले में मैं मानता हूं कि सबको ये चिंता थी, क्योंकि इस्लामोफोबिया जो है या मुस्लिमोफोबिया जो बढ़ता हुआ मुस्लिमोफोबिया है वेस्ट में और अन्य देशों में, मतलब ये भारत, थाईलैंड हो, बर्मा हो, श्रीलंका हो, इधर भी, सिर्फ क्रिश्चियन देशों में नहीं, जो बाकी रिलीजन को फॉलो करने वाले देश हैं उसमें भी। चाइना में अलग सिस्टम है, वो तो खैर, वो बाय द वे इसके समर्थन में उन्होंने वोट भी किया, और चाइना जो है वो उइगुर प्रांत में जो करता है वो पूरी दुनिया को मालूम है। तो अंतरराष्ट्रीय मामलों को छोड़ दीजिए, पर यह आवश्यक उनको इसलिए लगा कि हम सभी एक होकर के इस प्रस्ताव को रखें और इसे पारित करवाएं, क्योंकि मुसलमानों के खिलाफ जिस तरह की घटनाएं वेस्ट में देखी गई हैं, भारत में लगातार बढ़ रही हैं, बर्मा में देखी गई हैं, श्रीलंका में देखी गई हैं, उसके चलते आम मुसलमानों की जिंदगी मुश्किल हो गई है। जो आम आदमी है उसकी मुश्किल हो गई है। जो टेररिस्ट होते हैं उनके लिए कभी कोई मुश्किल नहीं होती, वो तो अपना काम कर ही लेते हैं, और उनका बहुत बड़ा योगदान रहता है इस फाड़ को और बड़ा करने में। जी, अब अपन सामान्य मानविकी के डरों की ओर आते हैं, तो उसी पर ये बातचीत मुख्य है। फोबिया दिया जाता है और फियर खुद होता है। दोनों की पहचान का एक ही है कि फोबिया कभी भी अंदर से नहीं होता है, उसको कोई ला के बताता है कि देखो ये है, इसको समझो, ये क्रोनोलॉजी को समझिए, ऐसा बताया जाता है, तो आप समझते हैं कि हाँ, तब आपको फोबिया हो जाता है। फियर जो होता है ना, वो स्वतः स्फूर्त होता है। अंधेरे का फियर, मर जाने का फियर सबसे ज्यादा लोगों को होता है और हमेशा कंटिन्यूअस होता है। खासकर कहा जाता है कि मेल को डेथ का फियर सबसे ज्यादा होता है, फीमेल से भी ज्यादा। तो फियर ऑफ डेथ सबको चापे रहता है। कई लोगों का फियर बहुत अलग किस्म का है, जैसे ये जो व्यापार में है उसको नुकसान का फियर सबसे ज्यादा रहता है। कई लोग मतलब जिस दिन वो 2 करोड़ रुपया कमाते हैं उस दिन सोचते हैं यार कल कहीं 3 करोड़ का नुकसान ना हो जाए। तो इसमें भी होते हैं। अभी कितने बड़े फियर से आप सोचिए कि योगी जी और अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, ये लोग सब फियर से, फियर ऑफ लूजिंग द बैटल, वो भी फियर है। तो बाज किस्म के फियर हैं। और मुझे लग रहा था कि बाबा ये कब कहेंगे, बाज किस्म के फियर हैं। आपका कौन सा है जो अभी तक है? हमारे सारे फियर है। जैसे हमको फियर ऑफ डेथ है, कंटिन्यूअस रहा है हमेशा। फियर ऑफ फैमिली वो भी हमेशा रहा है, क्योंकि हम घर में 3 लोग हैं, भाई अपनी दिशा में, हम अपनी दिशा में, माता जी अपनी दिशा में, 3 लोग 3 अलग जगहों पे। तो बाकी 2 के साथ क्या हो रहा है,
ये रिलेटिविटी का फियर मुझे भी रहता है, मुझे लगता है बाकी लोगों को भी रहता होगा कि ये बाकी दो के साथ क्या हो रहा है। ये बहुत जेन्युइन फियर है, जो लग सकता है कि क्या सी टाइप की बात कर रहे हैं बाबा, लेकिन ये बड़े मेजर फियर होते हैं और ये बहुत इम्पैक्ट करते हैं आपकी डे टू डे लाइफ को। तो ये है। और तीसरा सोशल फियर मुझे बहुत जबरदस्त है पिछले कुछ समय से, कि जिन चीजों को हम बनते बनते देखते भालते रहे हैं, वो उनमें जिस किस्म की उथल पुथल अभी है, वो कहीं पे जाकर रुकेगी या ये सब खत्म होना चाहता है। ये वाला फियर मुझे बहुत ज्यादा है। मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि 21वीं सदी के बाद सृष्टि में कुछ बचने वाला नहीं है। और कई लोग इस बात पे हंस सकते हैं, लेकिन मेरी कुछ कुछ भविष्यवाणियां सही रहती हैं। तो मुझे लगता है कि बस दुनिया के पास ये 78 साल बचे हैं, इसमें जितनी होली खेलनी है, जितने कॉरिडोर बनाने हैं, बना लो इसके बाद है नहीं, क्योंकि 20 साल में आवास के लिए युद्ध शुरू हो जाएंगे, 40 साल में पानी मिलेगा नहीं भैया, मुंह आचमन करने के लिए, प्रक्षालन के लिए, वजू के लिए, सब तरफ लोग नमाज पढ़ते नजर आएंगे, क्योंकि पानी ही नहीं होगा तो मुसलमान होना पड़ेगा, हिंदू नहीं रह पाएंगे तो इस तरह की समस्याएं होने वाली हैं। तापमान जहां पहुंचने वाला है प्रकृति का, उससे लड़ने की क्षमताएं खत्म होंगी। और जैसे जैसे डिवाइड बढ़ेगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं सब मर जाएंगे, लेकिन सामान्य मानवीय मरने लगेगा, हम मर जाएंगे। तो ये 40 साल अपने को संतोष बस ये है कि इन 40 सालों में जब तक धरती नष्ट होना शुरू होगी, अपन निकल चुके होंगे, है ना। तो हमारा कोई तैल चित्र जो है वो जमींदोज होगा, हम नहीं होंगे तो इस फियर को मैं हेमिस्फीयर में डाल देता हूं कि ये बाकी के आधे जीवन के हेमिस्फीयर में पड़े हुए हैं। इसमें अपने को बहुत बरतने की जरूरत नहीं है। परिवार की चिंता हमेशा वैसी रहेगी जैसे जब तक जीता है आदमी और चेतना साथ देती है तब तक रहती है, सबको रहती है, कोई हम अकेले नहीं। हाँ, मुझे भी रहती है वो। हाँ, कांस्टेंट है। और मृत्यु की चिंता सबको होती है, कोई माने ना माने, क्योंकि हर व्यक्ति सबसे ज्यादा जिस एक चीज से भयभीत होता है ना, वही होता है कि गुरु कब मरब ये सवाल जो है ना, कैसे मरब। फिर लगता है कि जैसे ताऊ कहते रहते हैं ना, नहीं मैं चाहता हूँ कि बाथरूम में एक दिन झटके से हो जाए 15 मिनट पे खेल। ये साला 4 साल थैली लेके नहीं घूमना है साथ में ये हफ्ते में 2 डायलिसिस नहीं करानी है। तो ये आप सोचिए कि कहाँ आ चुका है मेडिकल साइंस, आपको कहाँ ले आई है। अब से 100 साल पहले, 200 साल पहले लोग सोचते थे कि बाढ़ में तो नहीं मर जाएंगे, नाव पलटने से तो नहीं मरेंगे, सर्पदंश से तो नहीं मर जाएंगे। इस तरह से लोग सोचते थे कि किसी पेड़ के नीचे बैठे होंगे या कभी घर की छत गिर जाएगी, ढह जाएगी तो उसमें दब के मर जाएंगे, धन्नी छाती पे गिरेगी और कलेजा मुंह। मैं लिफ्ट में बंद होने से आज भी डरता हूँ। मतलब वो क्लॉस्ट्रोफोबिया उस तरह से नहीं है, क्योंकि ये हर जगह नहीं होता, लेकिन सिर्फ लिफ्ट को लेकर के होता है। अरे हम तो दुबई नहीं गए, लोग कहेंगे कि बुर्ज खलीफा देखने चलो, उतनी ऊंची इमारत देख के हमको परेशानी हो जाएगी। हम तो ऊंची इमारत से डरते हैं। हम कभी अगर ऊंचाई पे होते हैं तो भाई साहब मुझे लगता है कि मैं कूद के गिर जाऊंगा। हमारा भी वही सेम फियर है, इसलिए मैं वाजपेयी जी को मानता हूँ कि वाजपेयी जी को भी डर लगता था ऊंचाई से। ये बाय द वे बड़ा कॉमन फियर है। उन्होंने कविता लिखी, कॉमन फियर है कि मैं गिर के नहीं गिरूंगा, कूद के गिर जाऊंगा। ये बहुत, हाँ, वर्टिगो बोलते हैं उसको। वो फोबिया है। मैं वो मेरी ऐसी फोबिया है कि मैं बंजी जंपिंग नहीं कर पाता। मैं ऊंचाई से पानी में मैं 3 किलोमीटर तैर सकता हूँ, मतलब मैं तैरा हुआ हूँ 3 किलोमीटर इस तरफ से, फिर 3 किलोमीटर उस तरफ से। लेकिन किसी ऊंचाई से मुझे पानी में कूदने बोलो, मैं नहीं कूद पाऊंगा, क्योंकि मुझे फोबिया है। मुझे फियर जो है वो अपने लिए बहुत ज्यादा नहीं है। पहले मैं अंधेरे से डरता था, अब नहीं डरता हूँ। बचपन में मैं अंधेरे में जाता था तो मुझे आकृतियां दिखती थी और मुझे लगता था कोई ना कोई है। अब जो है वो धीरे धीरे खत्म हो गया। लेकिन मुझे डर, रियल डर, फोबिया नहीं, रियल डर जो है ना, इस देश के लिए है, क्योंकि मैं इसी में रहता हूँ, अपना पासपोर्ट भी यहीं का है और अपन कहीं जाने की इच्छा भी नहीं रखते। वो डर ये है कि अपन कहाँ रुकेंगे, ये जो हवा चली है ये कहाँ जाके रुकेगी, गर्म हवा है, और रहने लायक रहेगा या नहीं। बहुत लंबा मैं अपना जीवन नहीं देखता, मैं काफी जी चुका हूँ इस प्लेनेट पे, काफी टाइम बिताया है और इसको बहुत कुछ दिया है इन टर्म्स ऑफ जो भी बोलो, बौद्धिक या फिजिकल, भौतिक। लेकिन जब लोगों को देखता हूँ ना, एक अजीब सा पागलपन सा सवार है सब पर। और वो कोरोना आया, कोरोना गया, इतनी सारी विपदाएं आई, विपदाओं में हम इकट्ठे हो जाते थे, अब हम विपदाओं में भी इकट्ठे नहीं हो रहे। अब क्या कोई अर्थक्वेक आ जाएगा कि हम एक हो जाएंगे, पता नहीं। पर इस बात का मुझे डर है। वो इसलिए नहीं कि मैं बहुत केयर करता हूँ, वो इसलिए कि मुझे यहीं रहना है। मैं स्वार्थी हूँ और मुझे अच्छा शांत सा समाज चाहिए,
जहाँ पे कि अब इतने आगे आगे बढ़ चुकी है दुनिया यार, मतलब स्वीडन नॉर्वे टाइप देशों को देखो ना तो लगता है कि वो कहाँ से कहाँ पहुंच गए, कितना सुखी स्वस्थ जीवन जी रहे हैं, वो किसी भी प्रकार की चिंता नहीं। लेकिन होता है ना, एक सडनली एक पुतिन आता है और वो यूक्रेन पे हमला कर देता है और सबको ये एहसास दिला देता है कि यार बम भी रखना जरूरी है और मिसाइल भी रखना जरूरी है, विध्वंस के सामान रखने जरूरी हैं, तभी आपकी सुरक्षा हो सकती है। अपने पास मुसीबतें बहुत थी, गरीबी थी, बोल बम बोल बम बोल बम गरीबी थी, अशिक्षा थी और अपना इतना बढ़िया पड़ोसी था, लेकिन अपन ने घर में ही ऐसा कांड कर दिया है ना कि अब लगता है यार पड़ोसी क्या करेगा, हम तो खुद अपने आप को खत्म करने में सक्षम है। बस उस बात का एक डर सा रहता है, वो सिर्फ इसलिए रहता है, इसलिए नहीं कि देश का क्या होगा, अरे घंटा हो इस देश का, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें मेरा क्या होगा, मैं कैसे रहूंगा, मैं कैसे खाऊंगा पीऊंगा। अभी जो है संसद में चर्चा हुई, एक आदमी ने 0 आवर का नोटिस दिया कल ही, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई अल्कोहल पे बात करनी चाहिए संसद को, 0 आवर में नोटिस दे रहे हैं, फिर कल मीट पे दे देंगे और मैंने ये लिखा कि भाई कैप्सिकम पे दे दो तो मैं समर्थन कर दूं। लेकिन ये क्या है यार कि खाने पीने पे चर्चा करना शुरू कर देते हो आप संसद में, जैसे देश की सारी समस्याएं खत्म हो गई। अपन कश्मीर फाइल पे शुरू की चर्चा आज की, एक फिल्म है, बताइए मतलब किस फिल्म पे हम लोग इतनी बात कर गए, सोचिए। मैं ये फिल्म का आनंद क्या होता था यार, फिल्म का आनंद होता एक अंधेरे कमरे में एक साथ अनजान लोग बैठे होते थे और एक ही कहानी में डूब जाते थे, उसको उसका आनंद लेते थे। अभी हम फिल्म कैसे देखेंगे, एक कमरे में आदमी क्या क्या सोच रहा होगा, कैसे कैसे लोग होंगे, क्या आप सभी तरह के लोग वहां एक साथ फिल्म देख सकते हैं अगर फिल्म के लास्ट में किसी के खिलाफ नारेबाजी हो, ये सब चीजें हैं। तो ये कहाँ जाके रुकेगी, इसी का डर है। बाकी फोबिया अब मुझे सिर्फ हाइट का बचा है, बाकी मैंने निपट लिया है। और बाबा ने मृत्यु के डर की बात कही। चाणक्य कहते हैं सभी प्रकार के डरों से भी बड़ा है बदनामी का डर। ये हमेशा एक लड़ाई रही है कि सबसे बड़ा डर कौन सा, मृत्यु का डर बनाम बदनामी का डर। और कई बार बदनामी के डर से व्यक्ति जो है मृत्यु को गले लगा लेता है। मैं पढ़ रहा था, बड़े अजब गजब फोबिया हैं और उसके लिए नाम भी हैं, बाद में उसके लिए डिक्शनरी में नाम भी बाद में बनाए गए। एक पीले रंग से डर का एक फोबिया होता है, एक फोबिया होता है पीनट बटर मुंह के अंदर तालू में चिपक जाने का फोबिया। कितना बारीक डर है देखिए। और एक फोबिया जिसको नोमोफोबिया बोलते हैं, वो होता है अपने मोबाइल फोन से अलग रहने का डर, कि बहुत ज्यादा देर तक दूर न रह लें। एक ऑक्टोफोबिया है, वो नंबर 8 का डर है कि 8 नंबर का फर्क है। एक दाढ़ी का फोबिया है, उसके लिए नाम भी है। एक आईने का भी फोबिया होता है। अष्टाध्यायी की वजह से लोग मुझसे डरते हैं, आप समझ में आया मुझे। और वो नहीं, एक हमारे एक संपादक जी ये भी कहते थे हमसे, वो कभी कुछ गलत कॉपी में लिख दो, हेडलाइन खराब लगा दो, तो कहते थे अंग्रेजी का 8 बना दूंगा। ये 8 का 13 का फोबिया बहुत बड़ा फोबिया है। वो पहाड़े की वजह से क्या? अच्छा वो शकुन अपशकुन। हाँ, आप बिल्डिंगों में 13 नंबर का फ्लोर नहीं होता, घरों में 13 नंबर के घर नहीं होते। और ऐसे देश में जिसमें कि 13वें दिन को शुभ दिवस के तौर पे मनाया जाता है, मतलब किसी के यहाँ मृत्यु होने के बाद 10वां हो जाए, उसका त्रयोदशा से विष्णु पूजन प्रारंभ होता है। तो 13वां जो है चंडीगढ़ में, और शिव का सबसे शुद्ध जो सबसे परिमार्जित व्रत जो है वो प्रदोष 13वें दिन होता है, हर चंद्र के 13वें दिन। नेहरू जी फ्रांस से आर्किटेक्ट लाके चंडीगढ़ बनाए, वहां 13 नंबर का सेक्टर नहीं है। 12 का 14 है। किसी ने भी लिखा, उसको बोलते हैं ट्रिस्का डेका फोबिया। अच्छा। किसी ने लिखा कि उसको फोबिया है कि उसका बेड अगर मिरर के सामने हो, इसका फोबिया। ये सोचिए, बड़ा यूनिक फोबिया है कि जहां आप सोते हैं, आपके सोने की जगह है, उसके ठीक सामने मिरर हो। आप सो रहे हैं, उठ रहे हैं, आपको मिरर दिख रहा है, आप खुद को देख पा रहे हैं, उसका भी एक। लेकिन आप लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ है? नहीं सुने कि आईना देख के तसल्ली हुई, हमको इस घर में जानता है कोई। या आपने जो हल्की सी लर्जिश के साथ पढ़ा है ना। जा आप लोग ये मतलब बताइए ईमानदारी से, ताऊ आप खासतौर से, आप तो ईश्वर को नहीं मानते, पर कभी ऐसा हुआ कि ऐसी सिचुएशन में फंस गए, ऊंचाई, भूत, अंधेरा या कुछ और फिर के लगे यार आज जाए तो आज हनुमान चालीसा पढ़ लेते हैं, भूत पिशाच निकट नहीं आवे? अरे भाई साहब पढ़ते थे, हम तो जागलैंड में रहते हैं, हम तो पढ़ते थे यार। और अब जो है वो फोबिया इसलिए नहीं है कि जैसे एक बार मैंने सोचा था कि अगर सपोज करो है
अपन नहीं जानते ना कि है कि नहीं है, इसलिए कहते हैं कि नहीं है, मतलब सारे सबूतों के आधार पे नहीं है। लेकिन अगर है तो क्या होगा? तो मुझे लगा कि यार अपनी बड़ी इज्जत होगी ऊपर जाने पे। आदमी ऊपर क्यों जाता पता नहीं, नीचे भी जा सकते हैं पर चूंकि हमको हिंदू रीतियों से अगर जला दिया गया तो ऊपर ही जाएगी, बाकी तो नीचे जाते हैं। लेकिन मणिकर्णिका में तो ऊपर ही जाता है ना, तो हर आदमी ऊपर जाता है, नहीं थोड़ा सा नीचे आता है, बाकी सब ऊपर। तो अगर अपन ऊपर गए तो मेरे हिसाब से अपनी ज्यादा इज्जत होगी उनसे जो 5 वक्त का नमाज पढ़ते थे और सारा व्रत रखते थे, पूजा करते थे। वो इसलिए कि उनको लगेगा यार ये आदमी सोचता तो था कम से कम, ये ब्लाइंड भक्त तो नहीं था, ये एकदम ब्लाइंडली विश्वास कर करके जीवन बिता रहा था। और वहां जाके फिर मेरा क्वेश्चनिंग अगर होगी तो मैं बिल्कुल कहूंगा कि यार आपको बॉस अपना प्रूफ देना चाहिए कुछ, दैट यू एग्जिस्ट। इतना ज्यादा कांड हो रहा है वहां पे नीचे, पुतिन सरेआम दूसरे मुल्क पे हमला कर रहा है, यार आप बैठे हुए कुछ नहीं कर रहे दूसरों। अरे अमेरिका ने मदद नहीं किया, आप तो सब सर्व शक्तिशाली हो, अब बिजली चली जाती है बॉस, बिजली नहीं ला सकते आप, ये क्या तरीका है? इतने बच्चों को कैंसर हो रहा है, इसमें कोई इंटरवेंशन नहीं, और हम मतलब एक दिन व्रत नहीं रखे तो उसमें इंटरवेंशन। तो ये बात सवाल होगी, और मुझे पूरा विश्वास है कि ऊपर जाने पे मेरा जो स्टैंड होगा वो विंडिकेट होगा, और मैं उस दिन वहां पे ज्यादा इज्जत पाऊंगा उन लोगों से जिन लोगों ने सीधे अंधभक्ति की है। उस दिन का डर नहीं है, रोजे हशर का डर नहीं है, डर हशर के पहले जो कुछ हो रहा है उसका है। यार ये है कि हम जहाँ पहुंचेंगे, बरोजे हश्र जहाँ पहुंचेंगे वहां मैकदे होंगे कि नहीं। ये अंगूर खाते थे, ये गोलियां खाते थे, और हम सागर से पीते थे। यदा कदा साकी दरे मैखाना अभी बंद मत न करना, शायद मुझे जन्नत की हवा रास ना आए। इंसान अजीब है, करीब आ रही है ना, माहौल बनने लगा है। मैं इनफैक्ट आ रहा था मैं ड्राइव करके, तो ये गाना आया तो मुझे बाबा की याद आई कि आदमी कभी कभी ना, बाबा जो है, हम लोग जब कोई आदमी रिजाइन करता है तो उसको हम बोल देते हैं कि ठीक है जब तो मन करेगा आ जाना वापस। तो उस समय मन में मेरे यही शेर गूंजता है कि शायद तुम्हें जन्नत की हवा रास ना आए। तौबा तौबा। ये सही है। वैसे ये ना अजीज मियां को सुन के उनके कहे हुए की इतनी छोटी छोटी और उस समय जो इतनी इरेलेवेंट भी लगती है कि ये म्यूजिक में कोई योगदान नहीं है, वो जीवन के दिनचर्या में आप रिलेट करते रहते हो। मुझे इतनी बार दिन में ये बात याद आती है, अब इंसान अजीब है, नहीं इंसान पस्त है। किसी भी ज्ञान की जो सबसे सही अवस्था है आपकी चेतना में, किसी भी तरह के बोध की, ज्ञान तो बहुत बड़ा शब्द हो गया, बोध की, उसकी सबसे सही अवस्था आपकी चेतना में होने का जो सबसे सही प्रमाण है वो यही है कि उसको आप छोटी सामान्य चीजों में भी अप्लाई कर सके। अगर आपने कभी सोचा ही नहीं कि गुरुत्वाकर्षण की वजह से चीजें नीचे गिर रही हैं, जबकि आपने पढ़ा है कि सेब गिरा था तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दे दिया गया था, तो फिर आप संकट में हैं। अगर आप समझ ही नहीं पा रहे हैं कि चीजों के ढलाव या चीजों के फिकने या चीजों के जल जाने, चीजों के नष्ट होने के पीछे कोई विज्ञान है, तो फिर मतलब ही नहीं है। फिर इसका मतलब है कि आप केवल रट्टू तोता हो गए, फिर आप केवल कीर्तन सुनते रहे, उसको लागू नहीं कर सके। तो ये बहुत अच्छी घटना है कि जिनको प्रेम से सुना और जिनसे सहमति बनी और जो समझ में आ गया, उसको रोजमर्रा की जिंदगी में उतारते चले। एक मुझे बात याद आ गई, किसी ने मुझे एक बार बोला था, ऐसे बता रहे थे कि भारत का कोई योगदान नहीं है, तो मैंने भी बोला था भारत का योगदान शून्य है, हमने 0 दिया दुनिया को। तो उन्होंने कहा यार पश्चिम ने देखो कितना कुछ दिया हमको, हवाई जहाज से लेके न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण दिया। तो मैं न्यूटन को गरियाने लगा कि यार न्यूटन गुरुत्वाकर्षण नहीं देते तो हम उड़ सकते थे, ये क्या है? बिना मतलब साला जो है, अच्छा भला जो है, मतलब ट्रैफिक जाम की समस्या नहीं होती है अगर ये न्यूटन सब कर है, न्यूटन खेल कर दी, बहुत बेकार आदमी था, जाम में फंस गए, बटन दबाया, उड़ के पार। हाँ तो अभय कोई नहीं है, डर है। डर स्वाभाविक नैसर्गिक है, उसकी उपयोगिता भी है, उसका बाजार भी है, बाय द वे, इंश्योरेंस और तमाम चीजें। और डर म्यूटेट करता है, हर साल नए तरह के डर जुड़ते चले आते हैं। बाबा ने बड़ी अच्छी बात कही कि डर विद इन योरसेल्फ, अपने भीतर से है, और फोबिया इंजेक्टेड है, संक्रमित होता है डर। लेकिन एक यूनिक फोबिया जो है ना, फोबिया इरेशनल होती है। हाँ। और इरेशनल चीजें करवाती है। लाइफ इंश्योरेंस, उसका नाम डेथ इंश्योरेंस है। वो लाइफ इंश्योरेंस कैसे है? वो मरने के बाद पैसे मिलते हैं उसमें।
नहीं, वो कहते हैं म्यूचुअल फंड, पैसा आपका डूबता है। म्यूचुअल उनका कभी नहीं डूबता, जिस कंपनी का उसका नहीं डूबता भाई साहब, पैसा आप ही डूबेगा। तो डर एक यूनिक चीज है, एक एनर्जी है, E=mc², इसे खत्म नहीं कर सकते, इसको बस आप स्वरूप बदल सकते हैं, चाहें तो थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हैं, उपयोगी बना सकते हैं। और ये तो ताऊ ने पहले ही कह दिया कि पाप से डरो, पापी से नहीं। आपके डर कौन कौन से हैं, अजीबो गरीब डर कौन से हैं, उन डरों को ओवरकम करने के जो आपके किस्से हैं वो हमसे शेयर कीजिएगा। एक ब्रेक ले रहे हैं और उसके बाद है चिट्ठी। हाँ, चन्नी कह रहे हैं आजकल पंजाब में कि आपसे डरो, आप ही से नहीं। बदलते हवा पानी से लेकर इस इकोसिस्टम की कहानी तक, अमीबा पैरामीशियम से लेकर वेल जैसे हैवी प्राणी तक, खेत खलिहान से लेकर आपके घर की बागवानी तक, आपकी हर जिज्ञासा और सवाल का जवाब है अर्थशास्त्र। इस धरती और इसके क्लाइमेट से जुड़ा ऐसा पॉडकास्ट जहां आप जानेंगे हाउ टू लिव सस्टेनेबली एंड सेंसिबली। सुनिए हर शुक्रवार आज तक रेडियो पर, मेरे यानी अमन गुप्ता के साथ। तीन ताल सुन रहे हैं आप आज तक रेडियो पर, और अब चिट्ठियों की बारी है। आनंद तिवारी की पहली चिट्ठी है आज की, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। 3 बार इन्होंने जय हो लिखा है और फिर कहा है कि बाबा, ताऊ और कुलदीप सरदार को नमस्कार। हमेशा आशा यही करता हूं कि आपको और हमें कभी युद्ध से दो चार ना ही होना पड़े तो अच्छा है। जैसा कि मैंने कहा कि हर युद्ध में कुछ किरदारों का होना क्या जरूरी है। बाबा और ताऊ बताइए कि इस युद्ध में, यूक्रेन और रशिया के युद्ध में, ये किरदार कौन निभा रहा है। जैसे महाभारत में संजय थे और अब मीडिया है, तो धृतराष्ट्र कौन है, कर्ण कौन है, शकुनी कौन है और अभिमन्यु कौन। बाकी मोदी सरकार के क्या ही कहने, एक अच्छा समर्थक होने के बावजूद मैं यही कहना चाहूंगा कि ये सरकार उस बच्चे की तरह है जिसे आपने पास की दुकान से नमक लेने भेजा था, लेकिन वो मॉल से अमूल चीज ले आया है, लेकिन नमक लाना भूल गया है। बिना नमक के बाबा की दाल का क्या होगा, कल्पना नहीं की जा सकती। अंत यही कहना चाहूंगा कि सीरिया से निकाल लाए, वुहान से निकाल लाए, यमन से भी निकाल लाए, अभिनंदन को निकाल लाए, अफगानिस्तान से निकाल लाए और अब यूक्रेन से निकाल रहे हैं। पर तब कहाँ थे जब लॉकडाउन में मजदूरों को निकाल के उनके घर पहुंचना था। अरे अपना ही देश था, किसी रशिया से परमिशन लेने की जरूरत नहीं थी। भरी संसद में कह दिया कि कोई आंकड़ा नहीं, गिनती नहीं मजदूरों की। यूक्रेन से रोज आंकड़े आ रहे हैं, आज इतने निकाले, कल इतने। इस सरकार के पास उन्हें देने के लिए एक किराए की साइकिल नहीं थी और आज यूक्रेन से प्लेन से लेकर आ रहे हैं। जय हो जय हो जय हो। आनंद तिवारी, बिलासपुर छत्तीसगढ़। वाह गुरु वाह। इन्होंने ये पूछा है कि युद्ध में 4 किरदार कौन कौन से हैं। अरे जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, वाह। मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। यही जीवन है भैया, ऐसा है। अभिमन्यु अभी तो जेलेंस्की है, हाँ, और शकुनी अमेरिका है। भारत जो है वो कर्ण है, दुर्योधन की तरफ है। क्या करे, मजबूरी है, मजबूरी है। जानते हैं कि गलत हो रहा है, अच्छे आदमी है, लेकिन हम कर्ण है। बनारस में कहावत है, जबरी मारे रोवे न दे। धृतराष्ट्र जो है वो नेटो है। हाँ, नेटो को धृतराष्ट्र, यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड नेशंस है। लेट्स ब्लेम लैटिन अमेरिका, वो धृतराष्ट्र। आप लोग लैटिन अमेरिका को छोड़ ही देते हैं भाई साहब एकदम। सनी कुमार की चिट्ठी आई है छपरा से। ताऊ ने होली के बारे में सही बात बोली, क्योंकि हमने भी होली सभ्य लोगों के बीच नहीं खेली, बल्कि अखंड हरामी लोगों के बीच खेली है। ताऊ ने होली के बारे में जो कुछ बोला है, मैं उसमें सिर्फ कुछ ऐड करना चाहूंगा। हम गोबर में खरी ब्रैकेट में सरसों तेल पेराई के बाद जो सीठी बच जाता है, मस्टर्ड केक, वो मिला देते थे और रंग में मिक्स करने के लिए हम केला के पेड़ से रस का जुगाड़ करते थे। इन्होंने जुगाड़ लिखा है, मुझे बहुत अच्छा लगा पढ़। हाँ, क्योंकि रंग में केला का रस डालने के बाद रंग नहीं छूटता है। जिस उजले रंग की चर्चा हुई, हमारे उधर उसे पोटीन कहते हैं। होली के दिन घर से बाहर निकलते ही आपके मित्र सबसे पहले आपका कपड़ा फाड़ते हैं, ब्रैकेट में इनर वियर।
ये इनर वियर छोड़कर ये लिखा है, ये होली त्योहार के शुरू होने का नियम था। अगर आपका कपड़ा नहीं फटा तो मतलब आपने होली खेली ही नहीं। और हाँ, कपड़ा फटने के बाद घर जाकर दूसरा कपड़ा अगर आप पहनते हैं तो वो भी फटबे करेगा। सो उसी फटे कपड़ों से अपने तन को ढकते हुए दोपहर तक टाइम बिताना होता था। जिनके घरों में गाय होती है वो अपन द्वार पर खादर ब्रैकेट में गोबर का जमावड़ा रखते हैं। अमूमन उसका इस्तेमाल गोईठा कांडा ठोकने में होता है, लेकिन होली के दिन उस गोबर का इस्तेमाल एक दूसरे को उसमें गोतने में होता है, जिसमें से ढेर सारा पिलुआ निकलता है क्योंकि वो बहुत दिनों से जमा रहता है। पिलुआ जो लोग नहीं समझे, वो छोटे छोटे कीड़े होते हैं। हाँ, तो एक पिलुआ होता है जो लगभग क्रीम कलर का है और एक ब्राउन वाला होता है गोबर का कीड़ा। ये बाबा क्या डिटेल दोनों नहीं करा थी सारे। लिखा है, लोग एक दूसरे को उठाकर उसी गोबर के टाल में फेंक देते हैं, उठाकर नाली में फेंक देंगे या नाली का कचरा उठाकर देह पर फेंक देंगे। हमारे गांव का सारा कचरा पोखरा में गिरता है। होली के दिन ही उस पोखरा का उचित इस्तेमाल होता था। लोग एक दूसरे को उठाकर उसमें फेंक देते हैं। सोचिए, जहां गांव का सारा कचरा जाता है, मलमूत्र भी, एक दिन आप भी उसी में होकर आ जाते हैं। सबको है, इससे ये पता चलता है। इन्होंने आगे लिखा है, छी ब्रैकेट में, जैसे जरीना जी बोलती हैं मिर्जापुर में। सबसे ज्यादा दिक्कत होली खेलने के टाइमिंग को लेकर होती है, जैसा ताऊ ने बताया। 4 बजे के बाद जब आप नहा धोआकर घर से निकलते हैं तो उस वक्त भी कुछ लोग आपकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। फिर उनको समझाना पड़ता है, देख भाई हम नहा ले हैं, छोड़ दे हमरा के। पहले मुझे सबसे ज्यादा होली का मजा उपरोक्त उल्लेखनीय बातों में आता था, लेकिन अब ये सब बहुत ही बकवास लगता है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जिन्होंने इस टाइप की होली नहीं खेली है, उन्हें हक नहीं है कि वो होली की आलोचना में कुछ भी बोलें। लड़कपन था, खेले में मजा बहुत आता था, लेकिन अब मन उचट गया हुड़दंगई से। होली का बेस्ट पार्ट मुझे जो लगता है वो है शाम का वक्त, उजले रंग का पायजामा और रंग बिरंगे रंगों का कुर्ता पहनकर एक हाथ में अबीर थामकर निकल पड़ते हैं पूरे गांव का चक्कर लगाने। जो परिचित हैं, मतलब जिनसे अपनापन है, उनके घर के अंदर जाकर बड़ों के पैर पर अबीर डालना, छोटों के गाल पर। चूंकि ये 3 ताल है तो बोल देता हूं कि गांव की भाभियां भी होती हैं, तो देवरों को उनके गाल छूने का प्रमाण पत्र वो भी पूरे हक से सिर्फ इसी एक दिन के लिए स्वीकृत होता है। बल्कि उनके पति या सास ससुर ही खुद बोलते हैं कि जाओ भाभी को अंदर जाकर रंग लगा दो। गांव की भाभी के साथ सिर्फ आप अबीर ही खेल सकते हो, और इसकी सबसे अच्छी बात ये होती है कि आप उनसे, मतलब आम लोगों की तरह, आप उनसे एक ही बार ढंग से मिल सकते हो, जो कि बहुत अच्छा लगता है। रास्ते में कोई भी मिल जाए, अनजान आदमी भी, तो आप बेझिझक अबीर लगा सकते हैं, कोई आपको मना नहीं करेगा। लेकिन रंग के साथ ऐसा नहीं है। आप रैंडम घरों में जाते हैं जिनसे थोड़ा अच्छे से जान पहचान नहीं भी है, उनके द्वार पर आपको बुजुर्ग मिल जाते हैं, आप उनके पैरों पर अबीर रख देते हैं, वो अपनी थाली से अबीर उठा करके तिलक लगा करके आपको आशीर्वाद देते हैं। मन एकदम प्रफुल्लित हो जाता है, एक पॉजिटिव एनर्जी का संचार हो जाता है। उस भाव को शब्दों में बता पाना बहुत मुश्किल है। होली के शाम के वक्त सैकड़ों लोग एक दूसरे को प्रणाम करते हैं, जो फिर साल भर एक दूसरे को दुआ सलाम तक नहीं करेंगे। होली की शाम लगता है कि आज शाम ढले ही नहीं, सूरज रास्ता भटक जाए, रात हो ही नहीं, हम यूं ही सभी बुजुर्गों के पांव छूते रहें, जिनसे फिर आज के बाद कोई राम सलाम नहीं होगा। तीसरे एपिसोड में बाबा ने कहा कि गाय के थान से बच्चा पैदा करने के 3 दिन बाद जो दूध होता है उसको हमारे इधर फेंसा कहते हैं, जिसे सरदार ने इनरी और बाबा ने खुजड़ी कहा था। सनी विलेज, जमा पोस्ट सीतलपुर, यूनाइटेड स्टेट ऑफ बिहार, छपरा। लंबी चिट्ठी लिखी है। बहुत सही। ये जो इन्होंने भाभी के बारे में बताया है, भाभी और भौजाई में यही फर्क है। जिनको आप रंग लगा लेते हैं वो भौजाई होती है, बाकी सब भाभी रहती है। तो ये भी है मामला। और ये सनी ने यार एक भौजाई में बहुत अपना राम सलाम, हाँ, राम सलाम बहुत दिनों के बाद सुना मैंने। सुना, हाँ बिल्कुल, बहुत बेहतरीन शब्द है ये इस देश में, खास करके बिल्कुल जो हमारे टाइप के पुराने लोग हैं उनके लिए राम सलाम जो है वो बहुत जुड़ा हुआ शब्द रहा है। उसको क्या बोलते हैं बाबा, ऐसे शब्दों को? ये तो मतलब अभिवादन का योजक शब्द है ये, लेकिन डिफरेंट कल्चर के जो वो लाकर का बनाया गया। हमने पाया है कि राजस्थान में इसका प्रयोग हमको देखने को मिला है। और हमने, आपको याद हो, कुछ एपिसोड पहले एक गीत सुनाया था राजस्थान का। विदा में जब लोग जा रहे होते हैं तो वो गीत गाते हैं कि म्हारा राम सलाम ले लीजो जी, जीबा रात फिर मिलेंगे नीको रीजो री।
नीको रिजो जी, तू तो अच्छा रिजो जी, हमारा राम सलाम ले लीजो जी, कि जिंदा रहेंगे तो फिर मिलेंगे, अच्छे से रहना, नीक नीक रहना, राम सलाम लेके जाओ। अगली चिट्ठी है प्रकाश कुमार की। इनके शहर का नाम मुझे नहीं मालूम है, इन्होंने लिखा नहीं, पर शायद बिहार से ही है, क्योंकि जिस घटना का जिक्र इन्होंने किया है वो बिहार की है। तो उन्होंने लिखा है कि हाँ, तो बेगूसराय से बस लेकर पटना की तरफ जा रहे हैं। कुछ देर पहले महुआ में बस अचानक से रुक गई और एक हेलमेट पहना हुआ लौंडा तड़तड़ाते हुए बस में चढ़ गया। हम ड्राइवर के रो वाली सीट में पहले नंबर पर बैठकर ऊँग रहे थे, साथ में मौसी का लड़का भी है, तो वो भी मेरा ईयरफोन कब्जा कर अपना मोबाइल में कुछ कुछ करने में व्यस्त था। लौंडा एकदम घुसते ही चिल्लाया, बस में एक बाहर से लौंडा घुसा, चिल्लाया, थूका कौन? कौन थूक फेंका है जी? अब कान के पास इतनी जोर आवाज आएगी और बिहार की दबंगई का नमूना दिखेगा तो मेरी नींद का फुर्र होना स्वाभाविक ही था। तो वो हुआ। ध्यान से देखे तो समझ में आया कि लौंडा बाइक चला रहा था और बस में बैठे किसी सज्जन ने गुटखा खाकर थूक दिया था, जो कि निशाना चूकने के कारण सड़क की जगह बाइक चला रहे लड़के के बाएं हाथ पर जाकर गिर गया था। लौंडा गुस्से में तमतमा तो रहा था, लेकिन उसको फेंकने वाले की सीट का अंदाजा नहीं मिल पा रहा था। इतनी देर में ड्राइवर और खलासी ने मामले को सुलझाने का बीड़ा उठाया और उसको प्यार से पुचकार कर गमछे से उसका हाथ वाथ साफ करके नीचे उतार दिया। अब उसके नीचे उतरते ही बस वापस खुल गई और मेरा भाई हमको चिकोटी काट कर मुंह दबाकर हंसना चालू कर दिया और कान में व्हाट्सएप पर ऑनलाइन आने को कहा। हम भी गॉसिप के लिए खटाक से व्हाट्सएप खोले तो जानकारी मिली कि अपनी सीट के पीछे वाली सीट पर बैठे चच्चा जी ने यह कारनामा किया था और हल्का सा गर्दन घुमाकर उनकी शक्ल देखने पर इसका कंफर्मेशन भी मिल गया। खैर, मन में एक बढ़िया मार अधूरा रह जाने का अफसोस करते हुए यह पोस्ट लिख रहे हैं। ओह दर्शक, और आप सभी से आग्रह कर रहे हैं कि या तो बस में गुटखा ऐसे ना संजय खाएं। है जो महाभारत से चूक गए। हाँ। और आप सब, ये नर्व एंडिंग है पूरी कहानी की आकर यहाँ जुड़ गई। और आप सभी से आग्रह कर रहे हैं कि या तो बस में गुटखा ना खाएं या फिर बस के बगल से मोटरसाइकिल लहराते हुए ना निकालें। इन दोनों ही कार्यों में बहुत ज्यादा रिस्क है। बहुत बढ़िया प्रकाश, सही, बहुत सही। सनी कुमार ने ये चिट्ठी देख करके उनको भी एक किस्सा याद आ गया, तो उन्होंने भी कहा कि ऐसे ही सेम घटना मेरे साथ भी हुआ था, लेकिन हम साइकिल पे थे। उसने थूका, हमको पड़ा, बदले में हमने 2-4 सुना दिया। पलटकर उसने भी 2-4 सुना दिया, जो कि अनएक्सपेक्टेड था। तो हमको गुस्सा आ गया कि एक तो गलती ऊपर से थितरई, 2-4 बात भी नहीं सुन सकते। तो मैंने 2 मित्रों को कॉल किया, तब तक बस खुल चुका था। वहां से 200 मीटर की दूर पे रेलवे क्रॉसिंग था। संयोगवश फाटक बंद हो गया। शायद कायनात भी यही चाहती थी कि हम दोनों फिर से मिलें। हम तीनों बस के अंदर दाखिल हुए, लेकिन तय हुआ कि कूटूंगा सिर्फ मैं ही और बाकी के दोनों उसके कपड़ों पे सिर्फ गुटखा थूकेंगे। तो कॉलर पकड़कर उठाया, दनादन 5-6 थप्पड़। जब तक बाकी पैसेंजर कुछ समझ पाते, फाटक खुलने लगा और हम तीनों उतर चुके थे। तौबा तौबा, यार ये ज्यादा होगा। हाँ, या तो थूक के तीनों जने चले आते, तुम एक थूके हम 3 थूक रहे हैं, है ना? रोल डिवाइड कर दिया तो हाँ, 2 जने थूकी हैं, 1 जने थूकी हैं। हिरेन भोजानी ने राजकोट से चुनाव 2022 विश्लेषण व्हाट्सएप फॉरवर्ड भेजा है। उभरता सितारा योगी, सदाबहार सफल जोड़ी मोदी और शाह, सर्वाधिक नुकसान राहुल प्रियंका, यथास्थिति प्रमोद सावंत, सफल नारा जो राम को लाए हैं, फेल नारा नई हवा नई सपा, सबसे समझदार जितिन प्रसाद, सबसे बड़ा बेवकूफ स्वामी प्रसाद मौर्य वरुण गांधी, डूबता सितारा मायावती, सयाना कौआ अरविंद केजरीवाल, बिन पेंदी का लोटा नवजोत सिद्धू, सबसे खुश कप्तान अमरिंदर, सरेआम बेइज्जत अखिलेश यादव, हवा का गुब्बारा जयंत चौधरी, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना ममता बनर्जी, साभार। और दिनेश खोईवाल ने चुटकुला भेजा है भीलवाड़ा से। जब दोस्त, बाबा आपके लिए खास है, जब दोस्त पूछते हैं यार अब की होली पर क्या प्लान है, तो यकीन मानिए उनका रंग गुलाल पिचकारी से कोई संबंध नहीं हो, कोई संबंध नहीं होता। हमको भी बाबा दरबार की जय हो, ये लिखा है आखिर में। हमको भी ये सवेरे सवेरे बनारस से आया है। तो ये 3 तालियों की चिट्ठियां इतनी बहुत मुश्किल से वापस आ पाए हैं, और ताऊ अवकाश पे नहीं होते तो हम कतई नहीं आते, बनारसे में रहते। हाँ, आप होली से पहले आ गए। तो अब मुलाकात होगी अगले हफ्ते 76वें एपिसोड में। मार्च का वो आखिरी 3 ताल होगा इस फाइनेंशियल ईयर का। 76वें में मिलेंगे। चिट्ठियां भेजते रहिए। व्हाट्सएप नंबर वही है 9953323303। आप इस पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आप
ये 3 तालिया व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं तो इसी नंबर पर आप हमें टेक्स्ट कर दीजिए, मैं भी 3 तालिया आपको हम उसमें ऐड कर देंगे। और वो ईमेल आईडी तो है ही radio@aajtak.com, जहां पर आप ईमेल पर अपनी चिट्ठियां भेज सकते हैं। तो जाते जाते आप सभी को होली की शुभकामनाएं। बिल्कुल सुरक्षित खेलें, अच्छे से खेलें, बहुत सोचे नहीं, पेल के रंग लगाइए, एकदम मत घबराइए। और हम लोगों ने बहुत सारे उदाहरण आपको दिए हैं, उन उदाहरणों का भी प्रयोग करना चाहें तो करें। आखिर में बस एक चीज ध्यान रखिएगा कि हिंसा न हो, कितना भी रंग हो, कितनी भी भंग हो, कितनी भी तरंग हो, अंग भंग नहीं होना चाहिए किसी का इसका ध्यान रखें। किसी को कनपटियाइएगा नहीं, किसी को कूचिए लतियाइएगा नहीं, किसी की गाड़ी ठोकिएगा नहीं, ना कहीं ठोकिएगा। आराम से चलिए, वाहन मत चलाइए, नशे में वैसे भी गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। खूब गुजिया खाइए, दही बड़े खाइए, गर्मी आ गई है, दही बड़े से होली का स्वागत करना चाहिए, दही बड़े खाने चाहिए। तो ये दही बड़े का और छोले का खास विधान है। तो मटर के छोले की चाट, दही बड़ा, मालपुआ, गुजिया, घर की बनी कचरी, पापड़, चिप्स, ये सारी चीजें, ये सब आपका इंतजार कर रही हैं। इनके साथ समय दीजिए और आनंद लें एकदम आप होली का। और होली पे अगर आपके घर में कोई गीत परंपरा है और घर में महिलाएं अगर होली के गीत गाती हैं तो कोशिश करें कि 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट रिकॉर्ड करें और हम लोग के साथ उसको साझा करें। क्योंकि लोक पर्वों में एक ही चीज जो लोप होती जा रही है वो लोक कलाएं हैं। तो अगर ऐसे गीत हैं, ऐसे भाग हैं आपके इलाके में जो आपके मोहल्ले, टोले, गांव, घर, परिवार में गाए जाते हैं, हम लोग के साथ जरूर साझा करें। आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं रंग पर्व की। हम बाबा की नगरी से बोल रहे हैं। यहाँ बहुत ज्यादा बम बम हो रहा है, सब कुछ माहौल गरमा रहा है, लेकिन एक कोड़ जो है हमारी होली का वो है अभी भी, वो है फिल्मी गाने होली के। लेट्स प्ले होली एंड अमिताभ बच्चन के 2 गाने। हाँ, और जो होली के जो गीत हैं वो बिल्कुल सही में लुप्त हो रहे हैं। तो उनको जीवित करने का एक तरीका यह भी है कि जो अभी के जवान लोग हैं वो फिर वो होली की टोली बनाएं और कुछ गीतों को लिख करके रट लें। लेकिन गाना उनको इसलिए जरूरी है क्योंकि होली का मतलब ही यही होता था। होली को ओ माय डार्लिंग लेट्स प्ले होली, इससे मुक्त करना बहुत आवश्यक। डू मी अ फेवर, लेट्स प्ले होली। डू मी अ फेवर, डोंट प्ले दिस सॉन्ग। एक गाने में अक्षय कुमार भी होली खेलता हुआ दिखाई दिया है। वो होली भी खेलता है, हमको मतलब बहुत विचित्र है घटनाएं। कुछ लोगों को देख के नहीं लगता कि कभी होली खेले होंगे जीवन में। खैर एनीवे, ये बात फिर कभी। हाँ ठीक है, तो फिर अब 76वें में मिलेंगे। बाबा 3 ट्रैक याद रखें, 3 ट्रैक याद रखें। एक, जब फागुन रंग झमकते हो तब देख बहारें होली की, नजीर अकबराबादी का लिखा। और मुजफ्फर अली एक एल्बम लेके आए थे अब से 20-1 बरस पहले, उसका नाम था हुस्न जाना, उसमें ये ट्रैक है। तो इसको खोजें, यूट्यूब पे मिल भी जाएगा। ये सुने। ये आज रंग है, अमीर खुसरो का लिखा हुआ, और नुसरत साहब ने, बहुत तमाम सारे लोगों ने इसको गाया है, किसी के मुंह से सुन लें तो वो बहुत आनंददायक है। और तीसरा गाना आप लोग अपनी श्रद्धा से या तो बांके बिहारी का सुन सकते हैं और या फिर आप सुन सकते हैं छन्नूलाल मिश्रा का खेले मसाने में होली, है ना। तो ये 3 गीत हम रिकमेंड कर रहे हैं, बाकी 13 आपके। हाँ 13 तुझको अर्पण। ठीक है, तो बाबा ताऊ और सरदार की ओर से होली की शुभकामनाएं और जय हो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। भाषा के ग्रामर से मिले कब, क्यों, कैसे, कहां, किसने, ये ऐसे शब्द हैं जो सेंटेंस में जुड़ जाएं तो उसे सवाल बना देते हैं। और सवालों के बारे में आइंस्टीन ने कहा था, द इंपॉर्टेंट थिंग माई फ्रेंड is not to stop questioning. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, I'm going to make him an offer he can't refuse. सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, मगर मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। मैं हूं नितिन ठाकुर और लेकर आया हूं एक ऐसा पॉडकास्ट जिसमें हम हर टॉपिक का रेशा रेशा खुलने तक सवाल पूछने से थकते नहीं। यहाँ हम बात करते हैं समंदर में दफन इतिहास से लेकर आसमान में उड़ते साइंस तक की। तो हर गुरुवार मेरी दुकान पर मिलेगा 4 किताबों के बराबर ज्ञान। आज तक रेडियो पर पढ़ाकू नितिन में।
हमारी वेबसाइट के अलावा एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट और स्पॉटिफाई पर भी।